हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वैष्णवी कसौधन एंड आज हम इस वीडियो में फुल बुक क्विक रिविजन करने वाले हैं। बुक का नाम है इंग्लिश लिटरेचर पोएट्री एंड ड्रामा 1 एंड ये बुक राजस्थान के सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशंस के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस एंड इट इज पब्लिश्ड बाय ठाकुर पब्लिकेशन। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट 1 से, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1350 टू 1660। सो यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि लिटरेचर क्या होता है। सो लिटरेचर जो है, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन विच इट इज प्रोड्यूस्ड। द वर्ड लिटरेरा या लिटरेचर डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिटरेरा, ओके, विच मीन्स राइटिंग फॉर्म विथ लेटर्स। कौन कौन से पीरियड्स हमारे कोर्स में है? तो सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा चौसेरियन पीरियड, ठीक है, 1550 टू 1400। फिर आ जाएगा हमारा रिवाइवल ऑफ लर्निंग 1400 टू 1550। फिर आ जाएगा इंग्लिश रेनेसांस 1500 से 1660 तक चला है एंड इसमें हमारे 4 सेपरेट पीरियड्स रहे हैं: एलिजाबेथियन पीरियड, जैकोबियन पीरियड, लेट रेनेसांस एंड प्यूरिटन एज। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एज से, जो कि है एज ऑफ चौसर। तो चौसर का जो एज है वो 14th सेंचुरी से लेके अर्ली 15th सेंचुरी तक रहा है एंड इसमें जो है हमें इंग्लिश हिस्ट्री जो है वो जोसेफरी चौसर के सबसे ज्यादा वर्क हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं। अब ये इनकी प्रोमिनेंसी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पूरे एज को इनका नाम दे दिया गया है। ठीक है, इसकी जल्दी से हम चलते हैं हिस्ट्री पे। तो इस एज में चौसर ने ही मेजर लिटरेरी वर्क स्टार्ट किया है। इससे पहले इंग्लिश लिटरेचर हो रहा था, बट वो प्रॉपर इंग्लिश नहीं थी जो इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं। उनकी इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट थी। प्रॉपर इंग्लिश जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो चौसर के टाइम से स्टार्ट हुई है। अगर देखा जाए कि उस टाइम पे रूल कौन कर रहा था, तो स्टार्टिंग में तो एडवर्ड थर्ड रूल कर रहे थे एंड इनकी डेथ के बाद जो है इनके ग्रैंडसन आते हैं रिचर्ड थर्ड। ठीक है, एंड रिचर्ड थर्ड के टाइम पे बहुत सारे रिवोल्ट्स होते हैं एंड इन रिवोल्ट्स के चलते जो है रिचर्ड थर्ड को पावर से हटा दिया जाता है एंड इसी ड्यूरेशन में जो है ब्लैक प्लेग या ब्लैक डेथ जो है वो भी हुई थी, जिसकी वजह से पावर्टी, अनरेस्ट एंड रिवोल्ट पीजेंट्स के बीच में आ गया था। एंड इसके अलावा इस एज में जो है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आ गई थी, जिसकी जरूरत हमें पड़ी थी कि चर्च की जो चीजें हैं, जो रूल्स है चर्च के, उनको प्रैक्टिस किया जा सके। मेजर क्रिटिक्स की बात करें तो विल्क्लिफ इसमें आ गए थे, लॉरेड आ गए थे एंड लैंगलैड मेजर क्रिटिक्स में रहे हैं। ये वो पीरियड है जिसमें मिडिल क्लास बहुत ज्यादा पावर में आ गया है, सोशल स्टेटस उनका बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है एंड चौसर ने इतनी सारी चीजें लिखी थी, इतने प्रोमिनेंट रहे हैं कि इन्हें जो है नाइट स्टार या मॉर्निंग सन के नाम से इन्हें जाना गया है, ऑफ लिटरेचर, ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आगे चलते हैं सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ चौसर्स एज। रिलीजियस बैकग्राउंड की सबसे पहले बात करते हैं। तो रिलीजियस बैकग्राउंड क्या रहा कि इस टाइम पे जो है चर्च बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहा है एंड चर्च के जो लोग थे वो करप्शन में जा ही रहे थे। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल कंडीशंस। सो पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी कि बार बार किंग्स बदल रहे थे एंड पॉलिटिकल रिवोल्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। एक प्रॉपर डिसऑर्डर उस टाइम पे बना हुआ था। मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि 3 किंग्स बदले हैं एंड कई हद तक जो पीजेंट्स थे एंड ब्लैक डेथ की वजह से जो पीजेंट्स थे एंड बाकी लोग थे वो भी बहुत परेशान रहे। एक प्रोमिनेंट चेंज जो यहाँ पे आया है वो यह है कि पीजेंट्स जो है उनके पास कोई पीजेंट्स जो थे, फ्यूडलिज्म इस टाइम पे हट गया है एंड पीजेंट्स जो थे वो डिवाइड हो गए। किसमें? पहले तो वो सिर्फ पीजेंट्स थे, फिर सिर्फ फार्मर्स थे, बट फ्यूडलिज्म हट गया। लोग चर्च और हर चीज की वजह से जो किंगडम था उसको छोड़ना भी शुरू कर चुके थे। इसी वजह से जो पीजेंट्स थे वो टर्न हो गए क्राफ्टमैन, मर्चेंट्स, आर्टिशियंस। ये भी आपको द कैंटरबरी टेल्स में बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। सोशल कंडीशंस की बात करें तो ब्लैक डेथ की वजह से 1/3 पॉपुलेशन मर गई थी। एवरीवन वाज स्कैर्ड एंड चर्च की भी चीजें चल ही रही थी। इसी वजह से एक सोशल अनरेस्ट हर जगह आया हुआ था एंड ये जो अनरेस्ट था इसी की वजह से फ्यूडलिज्म भी हट गया। लोग रहने के लिए नहीं तैयार हो रहे थे, लॉर्ड्स हट रहे थे, पीजेंट्स हट रहे थे। तो एक प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हो कि इस टाइम पे मेहैम और क्योस वहां पे बहुत अच्छे से आ गया था। अब हम बात करते हैं मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स एंड
सिमेनिकल कैरेक्टर्स ऑफ दिस एज। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर आ जाता है, नोटेबल फीचर आ जाता है, वो है स्टैंडर्डाइजिंग इंग्लिश। सो अभी तक मैंने आपको पहले बताया कि इससे पहले का जो पीरियड था उसमें जो इंग्लिश थी वो प्रॉपर नहीं थी, वो बहुत अलग थी एज कम्पेयर टू नाउ। इस पीरियड में यानी कि चौसर के एज में एक इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश बनाई गई जो कि पूरे ईस्ट मिडलैंड में बोली जा रही है, हर इंस्टीट्यूट में, हर कैपिटल में बोली जा रही है। एंड ये जो है ये एक एक्सेप्शन सिर्फ रहा कि स्कॉटिश ब्रांच जो है वहां पे, जो स्कॉटलैंड का इन्फ्लुएंस जहां जहां रहा है वहां पे ये इंग्लिश नहीं जा पाई, बाकी हर जगह जो है इस लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस चला गया है। एक स्टैंडर्ड इंग्लिश का फॉर्मेशन आ गया है। कैसे आया? फ्रेंच और इंग्लिश के मिक्सचर से आ गया। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो अ क्यूरियस मॉडर्न नोट बिगिंस टू बी अपेरेंट। अब इस टाइम पे जो है लोग जो है क्रिटिसाइज करना शुरू कर चुके थे, एक लोगों के अंदर क्रिटिसिज्म की स्पिरिट आ चुकी थी कि हर चीज को हमें क्वेश्चन भी करना है। एंड लोगों के अंदर जो है लोगों के अंदर एक फेथ और जितनी चीजें थी उनको लेके क्वेश्चन करना स्टैब्लिश हो चुका था। ठीक है, वो रोमांटिसिज्म एक ट्रेंड आ गया था लोगों को कि अब थोड़ा सा हम रोमांटिक साइड पे जा रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं जो हमारा पार्टनर की तरफ रोमांस होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, प्लेटोनिक रोमांस की बात अभी यहाँ पे नहीं हुई। फर्स्ट प्रोज इसी पीरियड में आई है एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोज यहाँ पे हो गया है। अब ये एस्टैब्लिशमेंट किसने किया है? ये एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बर्नार्ड मेडविल एंड थॉमस मेलोरे ने किया है। ये एक चीज नहीं आई। इसके अलावा स्कॉटिश लिटरेचर में एक चेंज हुआ कि स्कॉटिश लिटरेचर यानी कि स्कॉटलैंड में जो है पोएट या पोएट्री वहां पे आनी स्टार्ट हो गई। एंड ये सबसे ज्यादा किसके फॉर्म में आए? जॉन बर्बन के फॉर्म में आई। इसके अलावा इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहां पे बैलेट और फोक पोएट्री भी आनी स्टार्ट हो गई इसी पीरियड में। ओरल जो बोलना था, ओरल जो गाना था, रेसिटेशन था, वो सब यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है इस एज में। एंड मेजर थीम्स इस टाइम के कौन से रहे हैं? लव, हीरोइज्म एंड सुपरनैचुरल। इसके अलावा आर्थरियन लेजेंड्स आ गए हैं। किंग आर्थर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत सारे लेजेंड्स हैं इनके। एंड वो सारे लेजेंड्स का जो रूट हो रहा है वो चौसर के एज से स्टार्ट हो गया है। ओके, इसके अलावा सैटारिकल पोएम्स भी इसी टाइम पे आई हैं। सबसे जो पॉपुलर पोएम रही है वो जॉन गोवर की कन्फेशो एमेंटिस रही है। एंड इसके अलावा अगर आप चौसर के अगेन कैंटरबरी टेल्स पढ़ते हैं, इसमें भी आपको सैटारिकल एलिमेंट्स बहुत अच्छे से दिखेंगे। कैंटरबरी टेल्स जो है वो आप कह सकते हो इस पीरियड की इवन इंग्लिश लिटरेचर की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड लास्ट पॉइंट कि इस टाइम पे जो है एलेगरी एंड मॉरल लिटरेचर्स ये भी आने स्टार्ट हो गए थे। लोगों को मॉरल नॉलेज भी देना स्टार्ट कर दिए गए थे। जो चर्च में वो सीख रहे थे उससे रिलेटेड भी उनको चीजें लिटरेचर में लिखनी स्टार्ट हो गई थी। एंड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो रहेगा पर्ल एंड पायर्स प्लोमैन, जो कि विलियम लैंड ने लिखी थी। बहुत अच्छे से इन्होंने एलेगरी दिखाई है इन दोनों राइटिंग्स में। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, मेजर राइटर्स एंड देयर वर्क्स पे। इस टाइम के जो मेजर राइटर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दिया कि चौसर है। चौसर के अलावा और कौन कौन है? तो जॉन ग्रोवर बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। इनके जो वर्क सबसे ज्यादा, दो तो आपने को ऊपर पता चल गए, बाकी स्पेकुलम मेडिटेटस ये बहुत रहा है इनका फेमस। इन्होंने बहुत अच्छे से कंपटीशन दिया था चौसर को। इसके अलावा कन्फेशो एनिमेटस ये भी रहा है, ये इंग्लिश में लिखी गई थी। इसके अलावा विलियम लैंग रहे हैं। इनकी जो सबसे ज्यादा ऊपर तो मैंने एक बता दी, यहाँ पे द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग फायर प्लोफमैन जो है ये भी बहुत ज्यादा फेमस रही है। पोएट्री है, ये एलेगरी पे बेस है एंड काफी अच्छे से चली है इस टाइम पे। जॉन बर्बन की बात करें, एक तो मैंने ऊपर बता दी थी, दूसरी इनकी है ब्रूस। ये भी बहुत लॉन्ग पोएम है, 20 बुक्स में डिवाइडेड है एंड बहुत अच्छे से चीजों को समझा रही है। 13,000 लाइंस लिखी गई थी। सो इट इज एन एपिक। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। ये पूरा पीरियड जो है वो 1400 से 1550 तक है। ठीक है, एंड इसमें हमारा रेनेसांस भी आ जाता है। दो मेन टर्म्स,
या आप कह सकते हो दो मेन चीजों पे फोकस रहा है। फर्स्ट तो रेनेसांस हो गया, सेकंड इज ह्यूमैनिज्म। इन दोनों टर्म्स के रेफरेंस पे बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं एंड मिडिल एज में इस पीरियड में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। सो हम सीधा स्टार्ट करते हैं रेनेसांस से। सो रेनेसांस ये आप कह सकते हो 1400 से 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक चला है, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स तक चला है। बट द थिंग वाज कि फ्रांस में ये स्टार्ट हुआ है, फ्रांस के अराउंड स्टार्ट हुआ है एंड एग्जैक्टली इटली से स्टार्ट हुआ है एंड उसके बाद धीरे धीरे करते हुए पहले फ्रांस तक पहुंचा, फिर स्कॉटलैंड तक पहुंचा एंड धीरे धीरे करके ये इंग्लैंड में भी आया है। सो इसका ओरिजिन भी फ्रेंच टर्म से है जिसका मतलब होता है रीबर्थ एंड रेनेसांस का लिटरल मीनिंग जो होता है वो भी है रीबर्थ। अब रीबर्थ किसका? लिटरेचर का, या आप कह सकते हो थिंकिंग का, जो है हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं एंड लिटरेचर जो है उसके रीबर्थ की बात की जा रही है। एंड इसमें जो है राइटर्स ने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया? रीबर्थ हो रहा है, लिटरेचर का रीबर्थ हो रहा है तो सबसे ज्यादा फोकस उस टाइम पे एंशिएंट ग्रीस और रोम पे चला है। अगर आपको रेनेसांस समझनी है या इस पीरियड को समझना है, इस पीरियड के किसी भी पोयम कुछ भी अगर आप उठाएंगे उसमें आपको एंशिएंट ग्रीस और रोम का रेफरेंस मिल जाएगा। हार्डली कोई एक ऐसा होगा जहां पे इन दोनों का रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा। एंड इसमें मैंने पहले ही बताया कि शेक्सपियर एलिजाबेथियन पीरियड आपका आएगा। एलिजाबेथियन पीरियड को हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं, तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल बैकग्राउंड की अगर इस पीरियड की बात करते हैं तो ये पीरियड अब चौसर की डेथ के बाद ये जो 150 ईयर्स रहे हैं ये इंग्लैंड के लिए एक बहुत ही अनसेटलिंग पीरियड रहा है। एंड इसकी जो स्टार्टिंग में जो रूलिंग हुई है वो हेनरी फिफ्थ की हुई है एंड वहां पे सिविल वॉर बहुत मतलब आने की कगार पे थी कि अगर किंग ने कुछ नहीं किया तो सिविल वॉर आ जाएगी। तो उसको रोकने के लिए किंग हेनरी फिफ्थ ने क्या किया, ये इन्होंने एम बनाए, 3 एम इन्होंने बनाए कि इन्हें 3 चीजें चाहिए। पहला, इन्हें फ्रेंच रेवेन्यू चाहिए, दूसरा इन्हें फ्रेंच वाइफ चाहिए एंड तीसरा फ्रेंच क्राउन चाहिए। सो सिविल वॉर से निपटने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रेंच पे अटैक कर दिया एंड ही वेंट ऑन अ वॉर फॉर 5 years एंड यहाँ से जो है बैटल ऑफ अगेनकोर्ट स्टार्ट हुई जो कि 1415 में स्टार्ट हुई एंड इसके 5 साल बाद ट्रीटी साइन कर ली गई फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, जिसके चलते ही गॉट द रूल टू फ्रांस। एंड इवेंचुअली इनकी डेथ के बाद जो है हेनरी सिक्स्थ आए। हेनरी सिक्स्थ ज्यादा संभाल नहीं पाए, ही वॉज अ शैडो किंग। शैडो किंग इसलिए बोला जा रहा है ना कि ये खुद रूल नहीं करते थे, ही वॉज कंट्रोल्ड बाय द नोबल मेन, जो उनके अंडर जो मिनिस्टर्स थे वो कंट्रोल करते थे इन्हें। तो इवेंचुअली ही लॉस्ट ऑल द पावर एंड फिर से जो फ्रेंच के दो केसेस रहे हैं, फर्स्ट रहा है केट्स रिवोल्यूशन एंड नेक्स्ट रहा है द ब्लडी वॉर ऑफ द रोजेस। इन दोनों चीजों की वजह से जो है क्या हुआ, इंग्लैंड के पास से फ्रेंच का जो भी था वो सब फ्रांस वालों को वापस मिल गया। एंड इसके बाद आए रिचर्ड सेकेंड। रिचर्ड सेकेंड ने चीजों को संभालने की बहुत कोशिश की। सबसे पहली चीज जो इन्होंने संभाल ली वो ये थी कि इन्होंने सिविल वॉर को रोक लिया था, अभी तक और कोई किंग रोक नहीं पाया था। सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो था फ्यूडलिज्म का उसे रोक लिया था इन्होंने, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा था किंग रिचर्ड सेकेंड का। इसके बाद जो है हेनरी एट्थ आए एंड हेनरी एट्थ ने बहुत सारे डेवलपमेंट किए, लेस वायलेंस किया, फाइट ज्यादा नहीं की इन्होंने एंड इन्होंने धीरे धीरे जो है नेशनल पावर को एक्सपैंड करना शुरू किया। पहले तो अपने किंगडम पे प्रॉपर कंट्रोल लिया, प्रॉपर चीजें एडमिनिस्टर की एंड उसके बाद ये अब्रॉड भी चले गए अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एंड इनकी वजह से आया रिफॉर्मेशन। ओके, अब हम बात करते हैं इस टाइम के लिटरेरी मूवमेंट्स की, क्या क्या हुआ है इस टाइम पे। तो पोएट्री में जो क्या क्या हुआ है, सो पोएट्री में इस टाइम पीरियड को हम लोगों ने इमिटेटिव पीरियड कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि इस टाइम पीरियड में चौसर की स्टाइल्स को कॉपी ही किया गया है। अगले 150 साल तक सोचिए, चौसर अपने पीरियड का तो नाम उनका रखा ही गया, इतने अच्छे राइटर थे कि अगले 150 साल तक उनका उन्हीं की स्टाइल को कॉपी भी किया गया। ठीक है, एंड इसके अलावा जो है स्कॉटिश जो पोएट्स आए थे उन्हें जो है स्कॉटिश चौसरियन कह दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने चौसर की स्टाइल को फॉलो किया था एंड वो स्कॉटलैंड के थे। प्रोमिनेंट पोएट्स की बात करें तो रॉबर्ट हेनरीसन,
ग्रेवन डगलस, विलियम डनबर्ग, ये सब प्रोमिनेंट स्कॉटिश राइटर्स हैं, स्कॉटिश पोएट्स हैं। इंग्लैंड में वापस आते हैं या इटली की तरफ थोड़ा सा जाते हैं तो आगे हमारे सर थॉमस वॉइट, इटालियन सोनेट इन्होंने लिखी थी एंड इनका साथ दिया था हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे ने। एंड इन्होंने इन दोनों को मोस्टली इनकी पोएम्स के लिए नहीं जाना जा रहा है, इनको दो चीजों के लिए जाना जा रहा है। फर्स्ट, इन्होंने सोनेट को इंट्रोड्यूस कर दिया था इंग्लिश लिटरेचर में। सेकंड, इन्होंने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था इंग्लिश लिटरेचर में। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी पोएट्रीज लिखी हैं, बट जो प्रोमिनेंटली इनको जाना जाता है वो इनकी 14 लाइन की पोएम रही थी लैटिन में, उसके लिए जाना जाता है। वॉइट को जाना जाता है कि इन्होंने विर्गिल की एक पोएम थी, उसका ट्रांसलेशन इन्होंने इंग्लिश में किया था। ओके, ड्रामा की बात करें तो ड्रामा, इस टाइम पे जो ड्रामा चल रहे थे वो रिलीजियस ड्रामा भी थे, सेकुलर ड्रामा थे एंड नॉन रिलीजियस ड्रामा भी थे। एक खास बात है कि इस टाइम पे जो ड्रामा होते थे वो स्टेज ऑन द व्हील, यानी कि सिटी टू सिटी चेंज होते रहते थे। वो व्हील्स पे जाते थे एक सिटी पे, सिटी के सेंट्रल जो पार्क है या सेंट्रल जो पॉइंट है वहां पे उन्होंने ड्रामा परफॉर्म किया एंड दे वेंट ऑन। इसमें मोस्टली जो रहा है, जो थीम रहा है, इट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गुड एंड द इविल या गुड एंड द बैड। अगर सेक्युलर टॉपिक्स भी कहीं पर भी आ रहे हैं वहां पे भी रिलीजन का थोड़ा बहुत एलिमेंट हर जगह रहा है, चाहे वो सेक्युलर हो या नॉन रिलीजियस हो। ओके, प्रोज की बात करें तो इस टाइम पीरियड में सबसे बड़ा नाम जो आ जाता है वो हो जाएगा विलियम टिंडेल का। एंड इन्होंने जो है न्यू टेस्टमेंट बनाया था, ट्रांसलेट किया था ओल्ड टेस्टमेंट को, उसमें थोड़े से चेंजेस किए थे। इन्होंने ओल्ड टेस्टमेंट को हेब्रू में भी ट्रांसलेट किया था। इसके अलावा जो सेकंड नाम हमारे सामने आता है वो आता है सर थॉमस मेलोरे का। एंड इन्होंने ले मोरेट दे आर्थर लिखी थी। एंड ये जो है, ये बुक जो है, इट इज द स्टोरी अबाउट द आर्थरियन लेजेंड्स, जो कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि किंग आर्थर एंड उनके नाइट्स के बारे में है। लव स्टोरीज है इसमें बहुत सारी। इसके अलावा रॉजर एश्टम की टॉक्सोफिलस स्कूल ऑफ शूटिंग बहुत फेमस बुक रही है इस पीरियड की। इसके अलावा थॉमस मोर की यूटोपिया बहुत ज्यादा फेमस रही है। एंड अर्शम की जो है प्रेज ऑफ फॉली बहुत फेमस बुक रही है। ठीक है, इसके अलावा बाकी बुक्स की बात करें तो न्यू टेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया, विलियम सेरे, डी मोरेट आर्थर। चलिए अब हम बात करते हैं एलिजाबेथन एज की। तो इस एज को जो है रूल कर रही थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एंड इसका टाइम पीरियड है 1558 से 1603 तक का। अब इन्होंने इतने अच्छे से रूल किया इस पीरियड को कि इस पीरियड को जो है गोल्डन एज ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। बेसिकली इसमें 3 स्टेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले हम जल्दी से बात करते हैं सोशल की एंड फिर हम लिटरेरी पे आएंगे। सोशल में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पूरा जो इनका स्ट्रक्चर था, हायरार्की थी, उसको इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले तो हमारे आ जाते थे रॉयल्स, या जो रॉयल ब्लड के थे वो आ जाते थे। इनके नीचे आ जाते थे हमारे नोबल्स एंड जो इतने भी नोबल्स होते थे, जो मिनिस्टर्स होते थे, वो आ जाते थे। एंड इसके नीचे आ जाते थे एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है। एंड इसके नीचे आ जाते थे कॉमन मैन, जिसे इन्होंने योरमैन कहा है। ओके, अब ये था इनका बेसिक स्ट्रक्चर, जो सोशल स्ट्रक्चर था वो ये था इनका। इसी में एक और डिवीजन भी हुआ था जो रिलीजन के बेसिस पे हुआ था। रिलीजन के बेसिस पे 2 थे। पहले थे कैथोलिक्स, जो कैथोलिक चर्च को मानते थे, जो जीसस क्राइस्ट को बहुत ज्यादा मानते थे। फिर दूसरे थे प्रोटेस्टेंट्स, जो जीसस क्राइस्ट या बाइबल के रूल्स को थोड़ा सा कम मानते थे, मतलब वो थोड़े से कम स्ट्रिक्ट थे बाइबल के रूल्स को लेके। सो ये उस टाइम का सोशल स्ट्रक्चर था एंड उस टाइम पे ऐसी ही चीजें चल रही थी। सोशल स्ट्रक्चर हो गया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में एक चीज जो इन्होंने बहुत नई लाई, यूनिक थी, वो ये थी कि इन्होंने मोनार्की तो ऑब्वियसली उस टाइम पे चल ही रही थी, बट इन्होंने काउंसिल भी ऐड किए, पेरवी काउंसिल ऐड किया। इसमें क्वीन के जो 7 मिनिस्टर्स थे, क्वीन के डिफरेंट मिनिस्टर्स ने जो है इनको संभालने की कोशिश की, इनको एडवाइसेस दी कि कैसे आपको रूल करना है। क्वीन मैरी के टाइम पे देयर वर 19, ठीक है,
19 मेंबर्स थे। फर्स्ट काउंसिल के टाइम पे भी 19 मेंबर्स थे, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे एलिजाबेथ को रियलाइज हुआ, क्वीन एलिजाबेथ को रियलाइज हुआ कि ज्यादा लोग हैं, ज्यादा डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जस्टिस और डिसीजंस लेने में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो उन्होंने मेंबर्स को, जब तक वो मरी हैं या जब तक उन्होंने रूल हटाया है, तब तक 13 मेंबर्स रह गए थे इस काउंसिल में। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज ऐड की, वो थी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस इन्होंने ऐड कर दिए। फर्स्ट हो गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसे अपर हाउस कहा गया। इसमें जो है हमारे नोबल्स और एरिस्टोक्रेट्स आ गए। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो बाकी लोग हो गए, कॉमन पीपल हो गए, वो आ गए थे इसमें। ओके, रिलीजियस बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि उस टाइम पे 2 क्लासेस चल रहे थे, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स की। एंड इन्हीं को सपोर्ट करने में एलिजाबेथ ने ट्राई किया कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, वैसे तो वो प्रोटेस्टेंट्स का साइड ज्यादा लेती थी, कैथोलिक्स का साइड कम लेती थी, बट इनके रूल में प्रोटेस्टेंट्स बहुत ज्यादा आगे आए हैं। बट इन्होंने ट्राई किया है कि कैथोलिक्स भी साथ में रह सके, जैसे एक सेक्युलर किंगडम को बनाने की इन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की है इस टाइम पीरियड में। मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स की बात करें तो न्यू क्लासिज्म आया, स्टार्टिंग यहीं से हुई कि न्यू क्लासिज्म आ गया। एंड ग्रीक और लैटिन के जो वर्क्स थे वो बहुत अच्छे से यहाँ पे देखने को मिले। जो क्लासिज्म था, जो क्लासिक बुक्स थी इनकी, क्लासिक लिटरेचर था ग्रीक, रोमन, लैटिन का, उनको लाके नए वर्ड्स में नए तरीके से प्रेजेंट किया गया है इस पीरियड में। अबंडेंस ऑफ आउटपुट, इस टाइम पे लिटरेरी आउटपुट बहुत ज्यादा रहा है। जैसे कि इससे पहले का जो टाइम पीरियड था हमारा रिवाइवल का, उसमें एज सच हमें ज्यादा मिले नहीं, एंड जो मिले भी हैं वो उतने हाई लेवल के नहीं है। सिर्फ आर्थेरियन एक है जो बहुत अच्छे से चला है, बाकी एज सच उतने चल नहीं पाए। ठीक है, बट इनके टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा लिटरेरी वर्क्स आए हैं जो अभी भी हम पढ़ते हैं बुक में, हमें हमारे कोर्सेज में भी वो प्रिस्क्राइब होती है बहुत सारी। ओके, नेक्स्ट आता है न्यू रोमांटिसिज्म। न्यू रोमांटिसिज्म आ गया, जैसे हमारे शेक्सपियर है वहां पे उन्होंने रोमांटिसिज्म स्टार्ट कर दिया। उन्होंने रोमांटिक लव के बारे में बात करना शुरू कर दिया। ओके, ड्रामा की बात करें सो ड्रामा में शेक्सपियर से पहले आ गए थे यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी विट्स इट वाज अ ग्रुप ऑफ राइटर्स जो किसी यूनिवर्सिटी से या तो वो पढ़ के आए या तो वो वहां पढ़ाते थे, किसी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड रहे हैं। ओके, एंड इसमें 6 राइटर्स का ये ग्रुप रहा है। एंड इन्हीं 6 राइटर्स ने जो है शेक्सपियर के लिए बहुत अच्छे से पाथ बनाया है। लाइक जो स्ट्रक्चर होता था, जो स्टाइल होता था, भले ही उनका वर्क एज सच फेमस नहीं हुआ, बट उनकी वजह से शेक्सपियर को एक रास्ता मिल गया कि कैसे क्या चीज लिखनी है। ओके, दे बिकेम द इंस्पिरेशंस ऑफ शेक्सपियर। ओके, पोएट्री की बात करें तो उस टाइम पे स्मॉल ग्रुप ऑफ पोएट्री आई एंड उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को, इंग्लिश पोएट्री को एक बहुत ही ड्रामेटिक अप्रोच दी, प्रोज को बहुत अच्छे से दिखाया, एक बहुत ही ग्रैंड और ओरिजिनल वे में पोएट्री को इस टाइम पे दिखाना शुरू कर दिया। प्रोज तो पहले इंट्रोड्यूस हो चुके थे, प्रॉपर जो है इस पीरियड में आए हैं। लैटिन को हम लोगों ने पहली बार छोड़ दिया है, लैटिन का इन्फ्लुएंस छोड़ दिया है, एंड पूरा जो है वो नए ट्रेडिशनल ओरिजिनल तरीके से प्रोज लिखने स्टार्ट कर दिए गए हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मेजर वर्क्स की। मेजर वर्क्स की बात करें या मेजर राइटर्स की बात करें तो थॉमस वेट तो थोड़े बहुत इस टाइम पीरियड में इन्वॉल्व थे ही। इन्होंने हेल्प किया है शेक्सपियर, मेंटल, स्पेंसर, वर्ड्सवर्थ, कीट, ये सारे ऑथर्स को इन्होंने हेल्प किया है कि आगे कैसे करना है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंस्पिरेशन इन्होंने दी है। ओके, अब बात करते हैं सर फिलिप सिडनी की। इनकी कौन कौन सी बुक्स सबसे ज्यादा चली हैं? सबसे पहले तो इनकी जो है एन अपॉलजी फॉर पोएट्री, ये कलेक्शन रही है, अभी भी पढ़ी जाती है, बहुत अच्छी कलेक्शन है। इसके अलावा इनकी आर्केडिया, इट इज अ रोमांटिक नॉवेल, एंड एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सोनेट्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, एंड ये भी बहुत पढ़ी जाती है। इसमें टोटल 108 लव सोनेट्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर, इनका नाम आपने बहुत जगह सुना होगा, ये आपको फिलोसफी में भी इनका नाम सुनने को मिल जाएगा। इनके अगर वर्क्स की मैं बात करती हूँ तो इनके इतने सारे वर्क्स रहे कि किसी स्पेसिफिक को नहीं कहा जा सकता। एंड इनकी जो पोएट्री है, इनकी जो पोएटिक स्टाइल उन्होंने लाई थी, उसको हम लोग आज भी स्पेंसेरियन स्टैंजा के नाम से जानते हैं। ओके,
अब हम बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो एंड जॉर्ज चैपमैन की। सो क्रिस्टोफर मार्लो मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी फिर से बता दे रही हूँ। क्रिस्टोफर मार्लो को हम लोग किट मार्लो के नाम से जानते थे, एंड इन्होंने जो है एक बुक तो वो वाली लिखी थी, दूसरी इनकी जो बुक थी द हीरो एंड द लंडनर्स इन्होंने लिखी थी, बट ये इनकम्प्लीट रह गई थी। तो इसको कंप्लीट करने का जिम्मा किसने उठाया था? चैपमैन ने उठाया था। इसके अलावा चैपमैन ने एक तो हीरो एंड द लंडन लिख दी, चैपमैन ने क्या किया था? ट्रांसलेट किया था द इलियाड एंड ओडिसीज को। कहां से? ग्रीक से। ग्रीक फिलोसफर थे होमर, उन्होंने लिखी थी इलियाड एंड ओडिसीज, इसी का इंग्लिश वर्जन चैपमैन ने दिया था। ओके, विलियम शेक्सपियर, इनके बारे में कौन नहीं जानता है? ऑलमोस्ट हर कोई जानता है इनके बारे में। जूलियस सीजर, रोमियो जूलियट, ये तो इनकी फेमस है ही। इसके अलावा इनकी लव सोनेट्स की बात करें तो वीनस एंड एडोनस इनकी सबसे फेमस रही है। इसके अलावा द रेप ऑफ लुक्रेस इनकी बहुत अच्छी 2 सोनेट्स रही हैं। ओके, नेक्स्ट ऑथर की बात करें तो बेन जोनस भी रहे हैं। इनके वर्क्स की अगर मैं बात करती हूँ तो 3 कलेक्शन जो इनके सबसे ज्यादा चले, फर्स्ट इज एपिग्राम, देन इज द फॉरेस्ट एंड द अंडरवुड। ये 3 प्रोज है, पोएट्री है, बहुत कलेक्शन है पोएट्री का। ओके, इसके अलावा इन्होंने एक ओड टू हिमसेल्फ लिखी थी। अब हम बात करते हैं जॉन डन की। जॉन डन ने मेटाफिजिक्स या मेटाफिजिकल पोएट्री को इंट्रोड्यूस किया था, एंड इन्हें हम लोग मेटाफिजिकल पोएट, फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के नाम से भी जानते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री आप इस तरीके से समझ सकते हैं, फिजिकल वर्ड का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समथिंग जो हमारे फिजिकल वर्ड में हो। ठीक है, मेटा समथिंग दैट इज बियॉन्ड, कोई चीज जो फिजिकल रेलम के बियॉन्ड है, या किसी चीज का कंपैरिजन जो हम थोड़े एक अलग तरीके से कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे मेटाफिजिकल पोएट्री, एंड ही स्टार्टेड दिस टाइप ऑफ पोएट्री। अगर मैं इनकी पोएट्रीज या सोनेट्स की बात करती हूँ तो द फ्ली बहुत अच्छी पोएम है इनकी, ये होगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं जॉन लेली की। तो जॉन लेली जो थी, इन्होंने इफियस द एटमी ऑफ विट लिखी थी। इसके अलावा इफेमस एंड हिज इंग्लैंड भी लिखी थी इन्होंने। मिथोलॉजी, क्लासिकल मिथोलॉजी पे ये बहुत ज्यादा काम करते थे। उस टाइम के जो आर्टिफिशियल प्रोज थे या आर्टिफिशियल चीजों को आर्टिफिशियल और एलिगेंट तरीके से कैसे दिखाया जा सकता है, वो इनकी राइटिंग से बहुत अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा। जॉर्ज पीली की बात करें, एक चीज और नोट कर लीजिए, जॉन लीली यूनिवर्सिटी विट्स के एक राइटर रह चुके हैं। ठीक है, जॉर्ज पीली भी यूनिवर्सिटी विट्स में से ही है। इनके लिटरेरी वर्क की अगर मैं बात करती हूँ तो बैटल ऑफ एल्काजर, द आर्गुमेंट ऑफ पेयर्स, द लव ऑफ किंग डेविड, द फेयर बिस्टैम, द ओल्ड वाइफ्स टेल्स, द फेमस क्रॉनिक्स ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, ये सब इनकी पोएम्स, इनकी बुक्स रह चुकी हैं, प्लेज रह चुके हैं। नेक्स्ट थॉमस कीट भी है, ये यूनिवर्सिटी विट्स के हैं। अब इन्होंने ये प्यूरिटन थे, यानी कि ये प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करते थे। इन्होंने रिलीजन और गवर्नमेंट के खिलाफ इतनी सारी बातें लिखी थी कि इन्हें डेथ सेंटेंस मिलने वाली थी, बट एट द एंड उनको नहीं मिलती है, इनको इम्प्रिजमेंट की सजा मिल जाती है। इम्प्रिजमेंट से जब ये बाहर आते हैं, स्टिल ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट, रिलीजन के अगेंस्ट लिखते रहते हैं, एंड इसी वजह से इनका जो है कोई भी हमारे पास वर्क एग्जिस्ट नहीं करता है। बड़ी मुश्किल से हमारे पास इनकी एक प्ले है, इसका नाम है कॉर्नेलिया। ओके, यही एक प्ले हमारे पास है, बाकी इनकी जितनी बुक्स थी वो सब हटा दी गई हैं, मिटा दी गई हैं। ओके, इसके अलावा कुछ और पोएट जो इस टाइम के बहुत फेमस रहे हैं, जोसेफ हॉल, जॉन मार्स्टन, जॉर्ज विटर एंड विलियम ब्राउन, ये सब फेमस उस टाइम के रहे हैं। अब हम बात करते हैं जैकोबियन पीरियड की या जैकोबियन ईयर की। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1603 से 1625। इस टाइम जैसा नाम है, किंग भी वही है, किंग जेम्स है। लैटिन किंग जेम्स जो है, इनका जो नाम है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जेकबस, एंड इसी वजह से जैकोबियन पीरियड इसको कहा भी जा रहा है। एंड इसके बाद इसके जो लास्ट के 5 इयर्स है, यानी कि 1620, यहाँ से जो है प्यूरिटन एज भी स्टार्ट हो गया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सोशल की बात करें तो इस टाइम पीरियड पे जो है, पहले तो किंग जेम्स जो है ये स्कॉटलैंड के राजा थे, किंग थे। इवेंचुअली जो है इन्होंने क्या किया, ये स्कॉटलैंड के जेम्स 6 थे, ठीक, सेम ही इंसान है, याद रखिएगा। स्कॉटलैंड में इन्हें जेम्स 6 के नाम से जाना गया, क्योंकि स्कॉटलैंड में
ये 6th नंबर पे थे, 6th नंबर के किंग थे जिनका नाम था जेम्स। इसके अलावा इंग्लैंड में ये फर्स्ट किंग थे एंड इन्होंने रूल किसके बाद स्टार्ट किया, क्वीन एलिजाबेथ के डेथ के बाद इन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। अब इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि जो डिविजन था अगेन एरिस्टोटल्स सॉरी कैथोलिक्स और प्यूरिटन्स के बीच में रहा, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में रहा। एंड उस टाइम पे इनके टाइम पे जो है एंजेलियन चर्च की जो पार्ट थी वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई। अब आप इस पीरियड को इस तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि चीजें जो है थोड़ी सी डाउनफॉल पे चली गई हैं। वहां पे तो सही से चली हैं बट एलिजाबेथ के टाइम पे बहुत अच्छे से चली हैं, बस इनके टाइम पे थोड़ी सी डाउनफॉल हो गया है, इकोनॉमिक पावर पूरी तरीके से चली गई थी, ठीक है। एंड इस टाइम पे एक नया क्लास हमारे सामने आता है, वो है हमारा मर्चेंट क्लास। एंड इसी क्लास की वजह से सारी चीजें हुई हैं, क्योंकि इनकी वजह से इकोनॉमिक और सोशल शिफ्ट आ गया। अभी तक था कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो एरिस्टोक्रेट है, उससे ज्यादा पैसे हैं तो वो एक नोबल है, सबसे ज्यादा कंट्रोल आ रहा है, सबसे ज्यादा पावर आ रही है तो वो रॉयल है, एंड अगर कोई पावर नहीं है तो वो कॉमनर है। बट मर्चेंट्स के साथ थोड़ा सा इशू आ गया कि इनके पास ये किंगडम में तो मतलब सेल कर ही रहे थे, पर ये किंगडम के बाहर भी जाके सेल कर रहे थे, तो उसकी वजह से इशू क्या आ गया कि भले ही ये कॉमनर है बट इनके पास जो है पैसे ज्यादा आ गए, तो अब जो है शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई पावर। जिसके पास ज्यादा पावर है, हो सकता है कॉमनर के पास अगर ज्यादा पैसा आ जाना, ज्यादा पावर आ जा रही है तो वो एक एरिस्टोक्रेट बन जाए। तो ये एक इशू यहाँ पे उस टाइम पे देखने को मिल गया था। ओके, मेजर लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो एलिजाबेथ के टाइम पे भी विलियम थे, विलियम शेक्सपियर थे। इस टाइम पे भी कुछ टाइम के लिए विलियम शेक्सपियर रहे हैं एंड उनकी जो बुक्स रही हैं ओथेलो, मैकबेथ, किंग लेयर, ये सब इन्होंने जैकोबिन पीरियड के टाइम पे ही लिखा है। ओके, इसके अलावा जो राइटर्स आए हैं, जॉन वेबस्टर बहुत अच्छे से यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जॉर्ज चैपमैन भी रहे हैं, थॉमस मिडल्टन भी रहे हैं। ये सारे ऑथर्स हमें इस टाइम पे देखने को मिल गए हैं। थीम्स की जल्दी से बात कर लेते हैं या कॉमन फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो अब अभी तक तो रोमांटिक पीरियड चल रहा था, एलिजाबेथ के टाइम पे रोमांटिक पीरियड आया, मेटाफिजिकल पीरियड आ गया, बट जैकोबिन पीरियड के टाइम पे जो थीम्स थी वो बहुत ज्यादा डार्क होने लगी थी। ट्रेजेडी में बहुत ज्यादा स्टोरीज दी गई थी। मैकबेथ इज अ ट्रेजिक क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर। मैंने अभी कहा कि ये जो हायरार्की थी इस पे क्वेश्चनिंग हो गई थी क्योंकि मर्चेंट्स आ गए थे एंड उन्होंने जो है सोशल ऑर्डर जो था, इकोनॉमिक ऑर्डर था, वो ऊपर नीचे कर दिया था। ओके, कंसीट इस टाइम पे आ गया था। कंसीट आप कह सकते हो किसी चीज को छुपा के या एक डिस्गाइज वे में या किसी और तरीके से कहना, वो इस टाइम पीरियड पे आ गया था। कैसे आया था? क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट्री इस टाइम पे बहुत अच्छे से चली है। एलिजाबेथ के टाइम पे स्टार्ट हुई, डन ने स्टार्ट की, बट डन के बाद इस टाइम पीरियड में मेटाफिजिकल पोएट्री आगे बढ़ती रही है एंड इसमें उन लोगों ने कन्वे करने की कोशिश की है फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स को। जैसे इसके लिए आप सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं जॉन डन की पोयम द सन राइजिंग का, जिसमें उन्होंने सन को क्या बोल दिया है? सन को बोल दिया है बिजी ओल्ड फूल। सन एक नॉन लिविंग थिंग है, वो वहां स्काई में है, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि ही इज अ बिजी या इट इज अ बिजी ओल्ड फूल? कोई सेंस नहीं बन रहा, बट इन्होंने कहा है। सो ऐसे ही आपको ये कंसीट देखने को मिल जाएगा, कंसीट देखने को आपको मिल जाएगा मेटाफिजिकल पोएट्री में। ओके, मेटाफिजिकल पोएट्री हो गई। ओके, अब हम सीधा चलते हैं हमारे मेजर लिटरेरी राइटर्स पे। तो शेक्सपियर, मैंने बता दिया कि शेक्सपियर तो थे एंड उन्होंने मैकबेथ, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, ये सब बुक्स रही हैं। बेन जॉनसन भी थे इस टाइम पीरियड में। इनकी बुक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वोल्पोन, द अल्केमिस्ट अभी भी लोग पढ़ते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, बहुत रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड बुक है वो। टिम्बो और डिस्कवरीज, जॉन डन की भी बुक्स बहुत, जॉन डन की पोएट्रीज बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं। मेटाफर्स बहुत ज्यादा इनमें देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने सोनेट्स बहुत ज्यादा लिखी है, सटायरिकल पोएम्स इनकी बहुत ज्यादा रही हैं एंड सबसे ज्यादा एक पोएम तो आपके कोर्स में भी है, द डेथ बी नॉट प्राउड। जॉर्ज हर्बर्ट की बात करें तो जॉर्ज हर्बर्ट की ईस्टर्न विंग्स बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। इनकी बुक सॉरी इट्स पोएम, इनकी जो पोएम है
ईस्टर्न विंग्स ये बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। जॉन वेबस्टर की बात करें तो इनकी ट्रेजेडी थी, इन्होंने ट्रेजेडीज लिखी हैं एंड उसमें सबसे ज्यादा जो फेमस हुई द टचेस ऑफ माल्फी बहुत ज्यादा फेमस हुए। फ्रांसिस बेकन की बात करें तो ये एक एसेज थे, इन्होंने बहुत सारे एसे लिखे हैं। पहला आप देख सकते हैं एसे और काउंसिल द सिविल मॉरल। इसके अलावा ऑफ स्टडीज भी इनका बहुत अच्छा एक ऐसे है। थॉमस मिडल्टन की बात करें तो इन्होंने भी ट्रेजेडीज लिखी हैं, सिटी कॉमेडीज लिखी हैं, मतलब सिटी लाइफ के बारे में कॉमेडिक टोन में इन्होंने चीजें लिखी हैं। वर्क्स की बात कर लें द चेंजलिंग, विमेन बीवेयर विमेन, द चासेट मेड इन चीप साइड। जॉन फिल्सर की बात करें तो इनकी द फेथफुल सेफर्डस, द मेड्स ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रैजिक कॉमेडी ये लिख रहे हैं, रोमांटिक भी लिख रहे हैं। रॉबर्ट बर्टन की बात करें तो इनकी बुक में आपको मेलनकली बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा, मतलब सैड टोन पूरी पोएम का या बुक का इनका रहेगा। एंड अगर बुक की बात करें द एंटोनमी ऑफ मेलनकली इनकी बुक है। सैमुअल डैनियल की बात करें तो पोएट रहे हैं ये, हिस्टोरियन रहे हैं ये, सोनेट्स लिखी हैं, हिस्टोरिकल वर्क इन्होंने किया है एंड इनकी जो सबसे ज्यादा फेमस बुक रही है वो हो जाएगी, पोएम रही है और डिफेंस ऑफ राइम। रॉबर्ट हेरिक की बात करें तो ये एक कैलोराइन पोएट रहे हैं एंड इनकी अगर पोएम के कलेक्शन की बात करें तो रेडियस और द वर्क्स ऑफ बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन ये बहुत अच्छी से इनकी सेल हुई है, बहुत अच्छी पोएम इनकी है। सेलरी टोरेट की बात करें तो द एथेस ट्रेजेडिक ये इनकी बहुत अच्छी है। नॉर्मली इन्होंने ट्रेजेडीज लिखी है। नेक्स्ट आ जाती है द री एवेंजर्स ऑफ ट्रेजेडी। थॉमस डेकर की बात करें तो थॉमस डेकर जो है इनकी बुक जो है द शू मेकर्स हॉलीडे ये इनकी सबसे ज्यादा फेमस बुक है। अब हम चलते हैं सीधा प्यूरिटन एज पे। अब हम बात करते हैं प्यूरिटन एज की। प्यूरिटन एज को मिल्टन एज भी कहा जाता है। जॉन मिल्टन इस टाइम पे बहुत प्रोमिनेंट राइटर या पोएट रहे हैं, प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर रहे हैं एंड ये एक प्यूरिटन थे। प्यूरिटन याद रखिएगा, प्यूरिटन उन लोगों को कहा जा रहा है जो प्रोटेस्टेंट्स थे एंड जो प्रोटेस्टेंट चर्च या प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। एंड इस टाइम पे मार्टिन लूथर किंग का रिफॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका था। सो ऑल ओवर यूरोप जो है वो एक अलग ही आप कह सकते हो रिफॉर्मेशन उस टाइम पे चल रहा था। सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल बैकग्राउंड की बात करूं तो 17वीं सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है। एंड प्यूरिटन नाम मैंने पहले बता दिया क्यों दिया गया है, जो इंग्लिश स्पीकिंग प्रोटेस्टेंट्स है उनके लिए ये वर्ड प्यूरिटन यूज किया गया है। एंड ये इनका इंटेंशन क्या था कि ये चर्च को रोमन से लिंक करते थे, रोमन के रिचुअल्स को मानते थे, रोमन चर्च के रिचुअल्स को मानते थे एंड क्रिश्चियनिटी को ये प्योर फॉर्म में प्रैक्टिस करने की कोशिश करते थे। अब इसकी वजह से अब इन्होंने जो प्यूरिटन्स थे या जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो इतने ज्यादा इस पॉइंट पे आके इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे कि उनका था कि कैथोलिक्स को पूरी तरीके से हटा दिया जाए, कैथोलिक्स होने ही नहीं चाहिए। तो इस वजह से अब जब आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को पूरी तरीके से हटाने की कोशिश करोगे क्या होंगे, सिविल वॉर्स होंगे। तो बहुत सारे सिविल वॉर्स इस टाइम पीरियड में, चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पीरियड में भी हुए। सबसे बड़ा जो सिविल वॉर हुआ था वो चार्ल्स फर्स्ट और उनके अलायंस क्लैवलरीज और पार्लियामेंटेरियंस जिन्हें राउंड हेड्स भी कहा गया, इन लोगों के बीच में हुआ था। एंड इसमें जो है राउंड हेड्स जीत गए थे, चार्ल्स फर्स्ट हार गए थे तो उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उन्हें मार दिया गया था। ओके, इसके बाद इनके जो बेटे थे चार्ल्स सेकंड ये फ्रांस भाग गए थे। सो अब जो है जो रूल आ गया है, मोनार्की पूरी तरीके से हट चुकी है, किंग रूल हट चुका है, कॉमनवेल्थ ऑफ यूरोप या कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड एस्टैब्लिश हो चुका है वहां पे। ओके, उस टाइप पे जो प्रोमिनेंट रूलर आए या प्रोमिनेंट पर्सन आए वो हो गए हमारे ओलिवर क्रोमवेल। ओके, इज अ राइटर जिन्होंने उस टाइम पे चीजों को संभाला है। अब प्यूरिटन्स की एक खास बात हो गई थी कि वो नैरो माइंडेड लोग थे, रिप्रेसिव लोग थे, सिर्फ रिलीजन और सिविल लिबर्टी की बात करते थे। उनका कहना था जो चीज ऐसी है ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। लिटरेरी मूवमेंट्स की बात करते हैं तो स्टाइल ऑफ राइटिंग उस टाइम पे जो था वो गॉड सेंट्रिक हो गया था, हर कोई गॉड के बारे में बात कर रहा है, सिंबलिज्म के बारे में बात बहुत ज्यादा हो रही थी। एक पॉपुलर थीम बन गया था सिंबलिज्म कि गॉड के रेफरेंस में सिंबल लेके बात करनी है। ओके, जॉन डन इस टाइम पे भी प्रोमिनेंट रहे हैं, उन्होंने रिलीजन पे भी बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, गॉड पे बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं।
अब हम बात करते हैं रियलिटी ऑफ पोएम्स की। तो इसमें क्या हुआ, पोएट्री में जो है रियलिज्म बहुत ज्यादा आ गया। ओके, रियलिज्म की बात क्या होगी कि अभी तक जो था शेक्सपियर थे, जॉन डन थे, जितने भी पोएट्स थे, वो अपनी अगर रोमांटिक पोएम्स लिख रहे हैं, अपनी बिलवड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको गॉडेस से, मून से, सी से, इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। बट इस टाइम पीरियड में क्या हो गया, इस टाइम पीरियड में अगर कोई रोमांटिक पोएम्स लिख रहा है एंड वो किसी को अपनी बिलवड को, किसी को नहीं, अपने बिलवड को किसी से कंपेयर भी करेगा, तो वो एक रियलिस्टिक इमेज बनाने की कोशिश करेगा। वो किसी से कंपेयर नहीं करेगा कि शी लुक्स लाइक द गॉडेस और शी लुक्स लाइक एन एफ्रोडाइटी, ऐसा कुछ नहीं। वो एक सिंपल रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन देंगे अपने बिलवड का। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एपिक एलिमेंट्स। सो इस टाइम पे एपिक एलिमेंट्स, या आप कह सकते हो कि बहुत एपिक्स लिखी गई हैं। एंड सबसे मेजर जो एपिक्स इस टाइम पे लिखी गई थी, सबसे पहले तो पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन ने लिखी थी, एंड नेक्स्ट थी फेरी क्वीन, ये स्पेंसर ने लिखी थी। एंड दोनों ही ये पोएम्स जो है वो 1000 वर्ड 10,000 लाइन्स की हैं, ठीक है। मिल्टन की ये जो बुक थी, ये 10 बुक्स में डिवाइड की गई थी, एक पोएम को 10 बुक्स में डिवाइड किया गया है। एंड स्पेंसर की जो बुक थी, स्पेंसर की जो एपिक थी, उसको 6 बुक्स में डिवाइड किया गया है। ओके, सो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। इसके अलावा होमर और वर्गिल की जो एपिक्स थी, उनको ट्रांसलेट भी किया गया है इंग्लिश में। रिलीजियस थीम, मैं पहले बता चुकी हूँ कि प्यूरिटन्स आ गए थे, वो रिलीजन को बहुत ज्यादा पॉइंट कर रहे थे, तो रिलीजियस थीम पे बहुत सारी पोएम्स लिखी गई हैं, जैसे जॉन बेनियन की द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ओके, एडिशन ऑफ बिब्लिकल एल्यूशंस। रिलीजन आया है तो क्रिश्चियनिटी में एक ही तो बुक है, वो है बाइबल। सो बाइबल के बहुत सारे इमेजेस, हर जगह हमें बाइबल के बहुत सारे सिंबल्स हर पोयम, हर प्रोज, हर ड्रामा में देखने को मिल जाते हैं। ओके, अब हम सीधा चलते हैं, कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। सो इस टाइम पे रेनेसांस के बाद के जो राइटर्स आए हैं वो प्यूरिटन्स में थे। ओके, प्यूरिटन एज में थे। इसी टाइम पीरियड में हमारे ग्रेट साइंटिस्ट और फिलोसफर्स आए हैं, जैसे डिकार्ट हो गए, बेकन हो गए, न्यूटन हो गए, इसी टाइम पीरियड के हैं। लिटरेचर की जो स्पिरिट रही है वो क्रिटिसिज्म के फॉर्म में हमेशा रही है। लोगों ने एनालाइज, क्लासिफाई और सिस्टमैटिक वे से हर चीज को रखने की कोशिश की है। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पूरी तरीके से हटा दिया है। ये वो टाइम पीरियड है जहां पे हमारी बायोग्राफीज ऐड हो गई। इससे पहले बायोग्राफीज नहीं थी, बायोग्राफीज प्यूरिटन एज में आई है एंड वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं। इसी टाइम पीरियड में और एक चीज क्या हुई है, सटायर और आयरनी बहुत ज्यादा फेमस हुई है। प्यूरिटन एज के सबसे बड़े जो रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं वो मिल्टन रहे, मैंने पहले भी आपको बता दिया। एंड प्यूरिटन एज इट्स नॉट दैट गुड एज एलिजाबेथ, ठीक है, बट इट इज द सेकेंड ग्रेटेस्ट रेनेसांस पीरियड। 4 पीरियड है, उसमें ये सेकेंड नंबर पे आता है कि इसमें जो चेंजेस आए हैं वो बहुत अच्छे से आए हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट पे। एंड स्टूडेंट्स, अब आपके लगातार 16 पोएम्स रहने वाली हैं। तो हम एक चीज कर रहे हैं कि हम पोएम और उसका एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं। अबाउट द पोएट्स हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये पैटर्न आपका हर जगह चलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट पोएम, जो कि है अ कंसोलेशन से। ओके, पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो है वो मैं इस पोएम के बारे में आपको बता देना चाहूंगी। अ कंसोलेशन जो है ये विलियम शेक्सपियर की जो है पोएट सीरीज थी, आप कह सकते हो कलेक्शन थी, फेयर यूथ, वहां से लिया गया है। एंड ये सोनेट नंबर 29 है। एंड एक चीज याद रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि विलियम शेक्सपियर के जितनी भी सोनेट्स रहेंगी उनकी राइमिंग स्कीम क्या रहेगी, उनकी राइमिंग स्कीम रहेगी AB CD CD EF GG, ठीक। सारी सोनेट्स उनकी इसी राइमिंग स्कीम पे हैं, ठीक है। और एक और चीज, अगर मैं इस सोनेट की बात करूं तो इस सोनेट में उन्होंने जो है अपनी लाइफ को लेके वो बहुत ज्यादा सैडेंड है, बहुत ज्यादा सैड है, बहुत अनफॉर्चुनेट खुद को फील कर रहे हैं कि मेरी लाइफ एज कम्पेयर टू अदर्स बहुत खराब है। एंड इसी को लेके उन्होंने पूरा यहाँ पे बोला है। एंड एंड में जो है वो अपने बिलवड के बारे में बात करते हैं। एक बार रीड करते हैं एंड उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। ओके, अब हम चलते हैं हम सीधा पोएम पे। When in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state, and trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate.
तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि मैं जब दूसरों का फॉर्च्यून देखता हूँ और मैं अपना फॉर्च्यून, मतलब मेरे पास जो चीजें हैं और दूसरों के पास जो चीजें हैं, जब मैं उन्हें देखता हूँ तब मैं अपनी हालत पे रोता हूँ। एंड जब मैं बाकी चीजों को देखता हूँ और आसपास हर चीज को देखता हूँ, मुझे बहुत रोना आता है, मैं बहुत डिसग्रेसफुल फील करता हूँ। एंड इसी पे मैं अपनी जो किस्मत है, मेरी जो फेथ है, उसको मैं बहुत कर्स करता हूँ, उसको मैं बहुत ज्यादा बुरा भला बोलता हूँ। नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। विशिंग मी लाइक वन मोर रिच इन होप, featured like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I must enjoy content least. इसमें क्या हुआ है, आगे हो रहा है कि जब वो दूसरों की चीजें देखते हैं, लाइक किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म है, किसी के पास बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं, किसी के पास बहुत अच्छी स्किल्स है, ठीक है, अलग अलग चीजें सबके पास है। एंड जब वो उन्हें देखते हैं, ही डिजायर्स टू बी दैट पर्सन, कि काश मैं उनकी जिंदगी जी पाता, काश मेरे पास काश मुझे पेंटिंग भी आ रही होती, काश मेरे पास इतने अच्छे पैसे होते, काश मेरे पास इतने ज्यादा दोस्त होते, इतने अच्छे दोस्त होते, मैं अकेला ना होता। एंड ये सब चीजें सोचते सोचते एट द एंड वो चीजें जिनसे वो पहले खुश होते थे, जो चीजें उनके पास ऑलरेडी हैं एंड वो उन चीजों से वो खुश थे, उनसे भी वो क्या हो गए हैं, वो भी उन्हें कंटेंट नहीं कर पा रही हैं। ही एंजॉयस लीस्ट विद दोज थिंग्स आल्सो। नेक्स्ट आंसर, yet in these thoughts myself almost despising, happily I think of thee, and then my state, like a lark at break of the day rising from sulk earth, singing hymns at the heaven's gate. So अब क्या हो रहा है कि सडनली इस स्टैंजा में उनका मूड हल्का सा स्विच होता है। कैसे? सडनली उनके दिमाग में एक पर्सन का नाम क्लिक करता है, एक पर्सन की इमेज उनके उनके माइंड में क्लिक करती है। एंड उसके बाद क्या हुआ है कि वो थोड़े से हैप्पी हो गए हैं, थोड़े से खुश हो गए हैं, थोड़ा सा जो डिसकंटेंट का फील था वो थोड़ा सा कम हो गया, ही इज हैप्पी। अब कौन है वो इंसान, वो इनके किसी भी सोनेट में पता नहीं चला है, बट देयर इज समवन इन हिज लाइफ जिसे वो बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे, बहुत ज्यादा मे बी प्यार करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो, थे या थी इनके लिए। ओके, सो जैसे ही उनका नाम, उनके बारे में उनके थॉट्स इनके दिमाग में आए, ये डिसकंटेंट जो फील थी वो हट गई। एंड ही बिकेम लाइक अ लार्क। लार्क एक तरीके की बर्ड है जो मॉर्निंग में चर्प करती है। ओके, सो ही बिकेम लाइक अ लार्क। एंड ये जो उदासी भरा इनके आसपास का एनवायरनमेंट था, वहां पे भी एक लार्क की तरह ये क्या करने लगे, ये चहचहाने लगे, यानी कि खुश हो गए। एंड इन्होंने जो है हाइम्स गाने शुरू कर दिए हेवेंस गेट पे, जैसे लार्क हाइम्स गाती है या चर्पिंग करती है हेवेंस गेट पे, वैसे ये भी खुश हो गए हैं, खिलखिला के हंसने लगे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। For the sweet love remembered such wealth brings, that then I sworn to change my state with kings. So अब जैसे ही उनके दिमाग में उनके बिलवर्ड का ख्याल आ गया है, वो खुश हो गए हैं। अब जो उनका स्टेट है वो किसी भी हाल में चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, वो अपनी लाइफ से पूरी तरीके से कंटेंट हो गए हैं, बहुत खुश हो गए हैं। एंड ही विल नॉट चेंज हिज स्टेट और हिज लाइफ फॉर अ लाइफ ऑफ अ किंग। अगर उन्हें कहा जाए, कोई मौका दे कि ऐसा करो, तुम अपनी जिंदगी छोड़ दो और तुम एक किंग के साथ किंग की लाइफ को जियो, वो भी छोड़ देंगे कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, बिकॉज आई हैव द मेमोरीज ऑफ माई बिलवेड। ओके, सो यहाँ पे आपकी फर्स्ट पोएम या फर्स्ट सोनेट जो है और कॉन्सोलेशन खत्म होती है। ओके, हमारी थर्ड सोनेट आ जाती है, सोल एंड बॉडी। एंड ये सोनेट कहाँ से ली गई है? ये सोनेट है हमारी डार्क लेडी, इनकी सीरीज थी, इस सीरीज से ली गई है। सोनेट पे चलते हैं सीधे सीधे। पोर सोल, द सेंटर ऑफ द सिंफुल अर्थ, दीज रेबल पावर्स that thee array, why those pine within and suffer death, painting the outward wall so costly gay. Gay means happy. Okay, पोयम पे चलते हैं। सो पोयम पे सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपॉस्ट्रोफी दे दी है, एड्रेस कर दिया किसे, अपनी सोल को। तो सोल को वो क्या बोल रहे हैं कि मेरी पुअर सोल है। क्यों पुअर है? क्योंकि मेरी जो फिजिकल बॉडी के सेंस है वो उसके सेंट्रल पॉइंट पे है। ओके, एंड भले ही इसके पास बहुत सारी पावर्स है, एक हमारा जो माइंड है, हमारा जो सोल है, वो उसके पास इतनी पावर है कि वो हमें कंट्रोल कर सकता है। शेक्सपियर का जो माइंड है या सोल है उनकी, वो कंट्रोल तो कर रही है बट उन्हें रोक नहीं रही है किसी भी चीज को करने से। उन्होंने हर वो चीज की है जिससे उन्हें सफरिंग मिली है। कोई भी अगर उन्होंने गलत काम किया है, उनकी सोल ने उसे रोका नहीं है, बल्कि उनकी सोल जो है वो सफर कर रही है उनके साथ। तो इसीलिए वो पूछ रहे हैं, वाई दोस पाइन
within and suffer death. तो तुमने मुझे वो सब चीजें क्यों करनी थी जिससे मैं सफर करूंगा? तुम मुझे रोक सकते हो, तो तुम्हारे पास वो पावर थी। एंड उसके बाद तुम मुझसे क्या करा रही हो? तुम मुझसे एक मेरी जो आउटर बॉडी है या मेरा जो फिजिकल फॉर्म है उस पर तुम एक पेंट, जैसे अगर हाउस आपका गंदा हो जाता है तो आप उसको कलर कर देते हो या पेंट कर देते हो। दिवाली में हर जगह होता है, ओके, सबके घर में ऑलमोस्ट होता है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि तुमने मेरी फिजिकल जो बॉडी है उसमें क्या कर दिया है, हैप्पी होने के लिए। बाहर से तो मैं हैप्पी दिख रहा हूँ, बाहर से मेरे ऊपर वो हैप्पी पेंट लगा हुआ है, बट इनसाइड आई एम वेरी सैड, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम सफरिंग बिकॉज ऑफ द एक्शंस आई टुक, जिसे तुमने करने से मुझे रोका नहीं। नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। वाई सो लार्ज कॉस्ट हैविंग सो शॉर्ट लीज, toss though upon the fading mansion spent, shall worms inheritors of this excess eat up the charge, is this the body's end? So वो कह रहे हैं कि मैं इतनी बड़ी कॉस्ट क्यों दे रहा हूँ बस कुछ टाइम के लिए। लाइक एक ह्यूमन की अगर मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करती हूँ तो 80 ईयर्स करंट की है, ज्यादा होगा वो 100 ईयर्स तक जी लेगा, बट सोल इज इटर्नल। सो विलियम शेक्सपियर का क्वेश्चन आ जा रहा है कि इफ यू आर इटर्नल देन इतनी छोटी सी लाइफ के लिए व्हाई आर यू गिविंग सो मच, व्हाई आर यू पेइंग सो मच कॉस्ट? मतलब इतनी सारी सफरिंग सिर्फ छोटी सी खुशी के लिए या छोटे से पल के लिए या सिर्फ 80 ईयर्स के लिए तुम क्यों कर रहे हो, जबकि यू आर इटर्नल, तुम तो हमेशा जिंदा रहते हो एंड यू कैन escape दिस सफरिंग, तो क्यों सफर कर रहे हो? ना मेरे पास ये इतनी सारी चीजें जो इन्होंने अपनी बॉडी को मैंशन बोला है, एक बिल्डिंग की तरह कंसिडर किया है, ठीक है। सो ये मैंशन यानी कि मेरी बॉडी पे तुम इतना ज्यादा खर्चा क्यों कर रहे हो जहां पे तुम चीजों को अवॉइड कर सकते हो, मुझे चीजें करने से रोक सकते हो। क्या होगा, ये इनहेरिटर्स जो मेरे आगे वाले आ रहे हैं, जो ये जो वॉर्म्स हैं यानी कि जो क्रीचर्स हैं, ये क्या कर लेंगे? क्या इसका ये कुछ पे करेंगे? कुछ चार्ज होगा इसका? नहीं। पर इससे क्या मेरी बॉडी खत्म होगी? हो सकता है खत्म हो जाए। इससे पेन खत्म होगा? बिल्कुल भी नहीं। वो पेन तो जब तक आप जी रहे होगे तब तक रहेगा ही। चलिए नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। देन सोल लिव thou upon the servants lost, and let the pine go aggravate the store, by terms divine in selling hours of dross, within be fed without being rich or more, no more. So इसमें वो क्या कह रहे हैं कि तुम मतलब चीजों को सही कर सकते हो, स्टिल मेरे पास सफरिंग है, मैं एक सर्वेंट का जो लॉस हो रहा है मैं उसको हैंडल कर रहा हूँ, मैं हर चीज देख रहा हूँ। तुम चीजों को छोड़ सकते हो, तुम जो डिवाइन पावर है, जो डिवाइन टर्म्स है, तुम उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम एक डिवाइन क्रिएचर हो, यू आर इटर्नल। माई फिजिकल फॉर्म इज फिजिकल फॉर्म इज मॉडल, whereas you are eternal, तुम हमेशा रहोगे यहाँ पे। So इससे अच्छा ये ना होता कि हम चीजों को रोक दें, एक इटर्नल पार्ट ले लें जिससे ना मुझे रिचेस की जरूरत हो ना मुझे किसी और की जरूरत हो, मैं या हम जो है वो सुकून से रह सकें। आगे देखते हैं। So shall thou feed on death that feed on men, and death once dead there is no more dying then. So इसमें क्या कह रहे हैं कि एक बार अगर मैं मर जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वो क्रिश्चियनिटी को बहुत इजीली ले रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी में इवन जितने भी रिलीजन है वहां पे रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है कि बर्थ के बाद भी या आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे भी वो चीज कह रहे हैं कि अगर मैं डेथ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, डेथ मुझे खा लेता है, उसके बाद तुम इटर्नल हो जाओगी। अब तुम इटर्नली फ्री हो जा रही हो तो फिर तुमने एक बार डेथ ले ली, तुम डेथ को खत्म कर दोगे, डेथ खत्म होगी तो मैं उसके आगे मरना नहीं पड़ेगा मुझे, तो हम जो है साथ में इटर्नली अलाइव रह सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे पोएम 5 द नोबल नेचर बाय बेन जोन्सन। अबाउट द ऑथर हम स्किप कर रहे हैं, हम सीधा चलते हैं हमारी मेन पोएम पे, द नोबल नेचर। नोबल नेचर में नेचर को उन्होंने बहुत प्रायोरिटी दी है, ठीक है, एंड इस पोएम में वो सोशल होने से ज्यादा या लोगों के मतलब लोगों के आसपास होने से ज्यादा वो नेचर को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। सो पोएम पे सीधा चलते हैं हम लोग। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी, or standing long an oak tree 300 years to fall a log at last dry bale and sun. आगे की लाइंस भी ले ले। A lily of a day is fairer far in me,
Although it falls and die at that night, it was the plant and flower of light. In small proportions we just beauties see, and in short measures life may perfect be. So फर्स्ट स्टैंजा में इन्होंने नेचर को प्रायोरिटी दे दी है, इन्होंने ट्री या नेचर को जो है रिप्रेजेंट कर दिया। एंड इनका कहना है कि भले ही आदमी चाहे किसी के पास भी रह ले, बट अगर वो खुश होना चाहता है, कंटेंट फील करना चाहता है, तो उसे नेचर के पास जाना चाहिए। नेचर के पास उसको एक अलग से कंटेंट मिल सकता है। एंड ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक लॉग ट्री है या ओक ट्री है, वो 300 ईयर्स ओल्ड है, तो हमारी भी लाइफ बहुत लंबी चल रही होती है, 80 ईयर्स की है बट है। ओके, सो एज अ ह्यूमन अगर हमारी लाइफ, अगर हम अपनी लाइफ में सिर्फ बड़े बड़े मूवमेंट्स पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, वो गलत होगा। ओक ट्री भी तो है, बड़ा सा है, 300 ईयर्स जी रहा है, बट जब वो मर रहा है तो क्या हो रहा है, उसकी लॉग बन रही है, उसकी लकड़ी बन रही है, उसको जलाया जा रहा है, या लकड़ी से जो भी चीजें की जा रही है वो किया जा रहा है। एंड में वो इट बिकम्स अ लॉग एंड इज ड्राई बॉल एंड सीड। ओके, सो वहीं पे अगर हम देखते हैं एक छोटे से लिली को, एक लिली के पौधे को देख लेते हैं, एक लिली के फ्लावर को देख लेते हैं, जो कि मई में ही, सिर्फ मई के सीजन में मॉर्निंग में खिलता है, एक दिन तक रहता है एंड रात में वो मुरझा के गिर जाता है, रात तक वो गिर जाता है। पर लिली को जो है वाइट कलर का लिली प्लांट होता है, इसको हमेशा रेफर किस चीज से किया जाता है, इसे कहा जाता है फ्लावर ऑफ लाइट, फ्लावर ऑफ होप, फ्लावर ऑफ पीस। व्हाइट फ्लावर्स को यूजुअली पीस या लाइट से रेफर किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे वही चीज है कि ये लिली प्लांट जो है, लिली फ्लावर जो है, जो मई में उग रहा है या मई में ब्लॉसम हो रहा है, एंड मई की मॉर्निंग में ब्लॉसम होके नाइट में वो शेड हो जा रहा है, ठीक है, एंड ये हमें एक लाइट दे रहा है, इट इज अ फ्लावर ऑफ लाइट। एंड ये छोटा सा फ्लावर जो है, वो हम जब भी फ्लावर को देखते हैं, उस फ्लावर को देखते हैं, कुछ समय के लिए आता है, पर हमें उसकी खूबसूरती देख के बहुत खुशी महसूस होती है। ऐसे ही हमारी लाइफ के जो छोटे छोटे पल हैं, लिली की तरह ही छोटे छोटे जो पल हैं, जो हमें ब्यूटीफुल लगते हैं, जो हमें प्यारे लगते हैं, जिनसे हमें खुशी मिलती है, उन्हीं से कंपाइल करके हमारी एक जिंदगी बनती है। Small proportions, in small proportions we just beauty see, and in short measures life may perfect be। यही चीज है कि जो छोटे छोटे हमारे पल हैं, अगर हम लोगों ने ओक ट्री को देखा तो वो 300 साल तक जी रहा है, बट हमें एज सच खुशी उससे नहीं मिल रही है। ओक ट्री इतना बड़ा है, उसके काम है, बहुत हेल्प करता है, बट जो पीस या जो होप हमें लिली फ्लावर को देख के मिल जा रही है, वो होप हमें ओक ट्री को देख के नहीं मिल रही। वैसे ही लाइफ के जो हमारे छोटे छोटे पल होते हैं, उनसे जो खुशी, उनसे जो होप, उनसे जो स्ट्रेंथ हमें मिल जाती है, वो हमें लाइफ की बड़ी अचीवमेंट करने से भी नहीं मिल सकती। सो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को छोटी छोटी, जो हमारे छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं, उनको अचीव करें, एंड उसी से हमारी लाइफ परफेक्ट बन जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोएम पे। सो हमारी नेक्स्ट पोएम है डेथ बी नॉट प्राउड, एंड इट इज रिटन बाय जॉन डन। जॉन डन एलिजाबेथन टाइम के पोएट हैं, एंड इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्री को फादर रह चुके हैं, उसके फादर हैं ये, एंड इन्होंने ही उसकी फाउंडेशन रखी थी। ओके, सो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने एक तो डेथ के बारे में बात की है, एंड इन्होंने डेथ को क्या किया, इन्होंने डेथ को चैलेंज किया। ओके, डेथ को चैलेंज कर दिया है इस पोएम में। कैसे किया है, पहले तो इन्होंने डेथ को पर्सोनिफाई कर दिया है, पर्सोनिफाई करके डेथ को कह दिया है कि डेथ मेरे सामने खड़ी है, मैं डेथ से बात कर रहा हूँ। बट पूरी पोएम में डेथ कुछ नहीं बोल रही, सिर्फ ऑथर बोल रहे हैं, सिर्फ पोएट बोल रहा है। इसी वजह से इन्होंने एपोस्ट्रोफी भी कर दी। डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड रेथफुल, नॉट दाउ आर नॉट सो। दो लाइन से लेते हैं। सो इसमें वो क्या कह रहे हैं, इनका सिंपल सा कहना है, डेथ तुम्हें जो है ना प्राउड होने की जरूरत नहीं है। भले ही बहुत सारे लोगों ने तुम्हें कहा है कि तुम बहुत ही माइटीफुल हो, बहुत स्ट्रांग हो, ड्रेडफुल हो, सब तुमसे डरते हैं, पर तुम्हें इस बात की प्राउड फील करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। फॉर दोज हुम दाउ थिंकेस्ट दाउ दोस ओवरथ्रो, डाई नॉट पुअर डेथ, नॉर येस्ट कांट दाउ किल मी। तो इसमें वो कह रहे हैं, भले ही तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है, डेथ बहुत सारे लोगों की वजह बनी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं है, पर तुम जो है, तुम एक पर्टिकुलर कंडीशन पे मार सकते हो, तुम मुझे अभी नहीं मार सकते।
कुछ कंडीशंस चाहिए होंगी, उसी की वजह से तुम मुझे मार सकते हो, वरना तुम मुझे मार नहीं सकती, तुरंत तो मुझे तुम नहीं मार सकते। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विथ बट दी पिक्चर्स बी मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। अब इसमें उन्होंने डेथ को क्या बोल दिया, डेथ को स्लीप और रेस्ट से कंपेयर कर दिया है। स्लीप और रेस्ट में जो हम फील करते हैं वही चीज हम डेथ में फील करेंगे। जो आराम हमें रेस्ट और स्लीप करने के टाइम पे मिलता है, सोते वक्त मिलता है, डेथ में क्या होता है, आप एक तरीके से अगर बॉडी को देखी जाए तो वो इंसान को देखा जाए तो ऐसा ही तो लगता है कि वो सो रहा है। तो उनका कहना है कि जो आराम मुझे स्लीप करते वक्त मिलता है, सोते हुए मिलता है, अगर मेरी डेथ होगी मुझे उससे ज्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि मैं ज्यादा लंबे समय तक सो पाऊंगा। And soonest are best men with the do you go. Rest of the bones and souls delivery. So इसके बाद क्या होता है कि अगर किसी की डेथ होती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वो क्या होता है कि वो तो रेस्ट करने चला जाता है, वो तो सोने चला जाता है, वो अपना मस्त प्लेजर ले रहा है, आराम कर रहा है। एंड तुम्हारा काम, डेथ का काम क्या आ जाता है, डेथ का काम आ जाता है सोल को डिलीवर करने का। डिलीवरी मैन बना दिया है कि सोल को डिलीवर कर रहा है डेथ। Though are slave to faith, chance, kings, and desperate men, and those with poison, war, sickness dwell. सब कह रहे हैं कि तुम ज्यादा कुछ स्ट्रांग नहीं हो, तुम तो नौकर हो। किसके किसके नौकर हो, तुम फेथ के नौकर हो, मतलब जो चांसेस होती है उसके नौकर हो, तुम किस्मत के नौकर, चांसेस के नौकर हो, कोई राजा है उसके नौकर हो, या अगर कोई बुरा इंसान है तुम उसके नौकर हो। और तुम किस तरीके से काम करते हो, तुम्हें पॉइजन की जरूरत पड़ती है, वॉर की जरूरत पड़ती है, सिकनेस की जरूरत पड़ती है, ताकि तुम किसी को मार सको। बेवजह तो तुम किसी को छू भी नहीं सकते, मुझे तो बिल्कुल नहीं छू सकते। यहाँ पर उन्होंने बहुत इजीली क्लियर कर दिया है। आगे देखते हैं। एंड पॉपी एंड और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल एंड बेटर देन दी स्ट्रोक वाई स्वेल्थ दाउ देन। सब इनका कहना है कि हम पॉपी इज अ टाइप ऑफ, आप कह सकते हो एक तरीके का नशा है। पॉपी और चार्म्स एक तरीके के नशे हैं। तो कह रहे हैं जो आराम तुम देते हो उससे ज्यादा अच्छा आराम तो मुझे नशे करके मिल सकता है। ठीक है, मैं अगर पॉपी प्लांट को स्मोक कर लेता हूँ या मैं उसे खा लेता हूँ, उससे भी मुझे बहुत आराम मिल जाएगा, और मुझे उससे तुमसे ज्यादा आराम मुझे उसके साथ मिल जाएगा। तो मैं तुम्हारे पास क्या हूँ, और तुम तो मुझे अभी छू भी नहीं सकती। One short sleep past, we wake eternally, and death shall be no more, death thou shall die। यहाँ पे भी उन्होंने फिर से, जैसे विलियम शेक्सपियर ने क्रिश्चियनिटी को आफ्टर लाइफ को कनेक्ट किया था, यहाँ पे भी उन्होंने क्रिश्चियनिटी की आफ्टर लाइफ को कनेक्ट किया है। ओके, आफ्टर लाइफ को इन्होंने कनेक्ट किया है। एंड उसके बाद उनका कहना है कि भले ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मेरी डेथ हो जाएगी, मैं सो जाऊंगा, बट उसके बाद मेरी जो सोल है वो इटर्नली के लिए, इटर्नल लेवल पे हमेशा के लिए जो है वो जग जाएगी। तो मैं तो हमेशा के लिए जग जाऊंगा अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी सोल डिलीवर कर दोगी। इसके साथ हमारी ये वाली पोएम भी, डेथ बी नॉट प्राउड, खत्म होती है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम पे। चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम में, जो कि है जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है मिल्टन ने तब लिखी थी व्हेन ही वाज अबाउट टू गेट कंप्लीटली ब्लाइंड, एंड एट द एज ऑफ 44 इन्होंने लिखी थी। 44 ईयर्स के थे तब इन्होंने ये पोएम लिखी। क्यों लिखी थी, क्योंकि ये इन्हें आईज में कोई इशू हुआ था जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से ब्लाइंड होने वाले थे नेक्स्ट 3 ईयर्स में। सो ही वाज वेरी डिवास्टेटेड, बहुत दुखी थे वो, एंड उसी पे उन्होंने अपना जो दुख है वो डिस्प्ले करने के लिए ये पोएम उन्होंने लिखी थी। चलते हैं पोएम पे। फर्स्ट ऑक्टेव। व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट ever half my days in this dark world and wild, and that one talent which is dead to hide, lost with me, useless, though my soul more bent, to serve therewith my Maker and present my true account, lest he returns child, doth God exact day's labor, light denied. I fondly asked what but patient to prevent. डॉथ जो है ये पुरानी इंग्लिश में डू का थर्ड फॉर्म था, तो यहाँ पे डू डज डिड सेंटेंस के अकॉर्डिंग लग जाएगा। सो जैसे मैंने कहा कि इसमें जो है वो अपना दुख व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी सैडनेस है उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इनिशियल पॉइंट पे वो बहुत ज्यादा सैड हैं,
एंड उन्हें एक क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है कि मैं अब गॉड को सर्व कैसे करूंगा, गॉड की सेवा में कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही टैलेंट था जो गॉड ने मुझे दिया था, एंड दैट वाज टू राइट। लिखने का जो टैलेंट है वो गॉड ने मुझे दिया था, एंड मैं उसी के थ्रू जो है गॉड को सर्व करता था, गॉड के बारे में लिखता था, एंड मैं चीजें करता था, सोसाइटी को सर्व करता था। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब मैं अपनी साइट खोने वाला हूँ, अगर मैं साइट खो दे रहा हूँ तो मैं लिखूंगा कैसे? एंड ये क्वेश्चन उनके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, एंड उसके बाद ये खुद से पूछते हैं कि गॉड ने मेरा एक टैलेंट छीन लिया है, लाइक आई एम ब्लाइंड एंड आई कैन नॉट राइट, तो अब मैं क्या करूं? क्योंकि अगर मैं गिवन टैलेंट को यूज नहीं करता हूं तो वो हो जाएगा कि एक सोल को मैं मार रहा हूं। इट्स इक्विवेलेंट टू किलिंग समवन और किलिंग अ सोल, अगर मैं अपने टैलेंट को यूज नहीं कर रहा हूं। बट गॉड ने ही मुझे जो है ये ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम है वो गॉड ने ही मुझे दी है, सो व्हाट शुड आई डू? एंड इसके बाद इनके पास सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या अगर मैं अपना राइटिंग टैलेंट नहीं यूज करता तो क्या गॉड मुझे फॉरगिव करेगा या मुझे पनिश करेगा कि मैंने अपना टैलेंट जो जिस पर्पस के लिए गॉड ने मुझे अर्थ पे भेजा था मैंने वो पर्पस ही नहीं फुलफिल किया? राइट करने के लिए राइट का टैलेंट मेरे पास था, एंड आई डिड नॉट यूज दैट टैलेंट, एंड इस वजह से गॉड क्या मुझे पनिश करेंगे जब डूम्सडे आएगा तब? अब इसके आगे इतना हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। दैट मर्टर सॉफ्ट रिप्लाइज, गॉड डॉट not need either man's work or his own gifts, who best bear his mind yoke. They serve him best. His estate is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stands and wait. अब इतने सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल ही रहे होते हैं। अब इसके बाद एक थोड़ा सा उनके अंदर रिलैक्सेशन आता है जब सारे क्वेश्चंस उनके ओवर हो जाते हैं कि गॉड जो है हर चीज तो गॉड ने ही दी है, लाइक दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो गॉड ने दी हैं, ये टैलेंट भी गॉड का ही है, एंड क्या गॉड को एक आदमी की सर्विस की जरूरत है, या जो गॉड ने हमें दिया है हम वही गिफ्ट तो उनको देते हैं, क्या उनको उसकी जरूरत है? या डज ही नीड दैट? डज वी नीड टू डू समथिंग लाइक दैट? एंड तब उनके दिमाग में आता है नहीं, गॉड के पास ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ सर्वेंट्स हैं, एंजल्स और डेमी गॉड्स हैं जो उनको कंटिन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट सर्व करते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं, उनके ऑर्डर को बिना किसी क्वेश्चन के फॉलो करते रहते हैं, एंड वो ऑर्डर जो है सीज और लैंड्स ओशंस हर जगह गॉड के ऑर्डर्स को वो एंजल्स और डेमी गॉड्स फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा देयर आर ऑल्सो सम एंजल्स जो गॉड के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, दे आर जस्ट रेस्टिंग एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर। सो इसी तरीके से मुझे भी अब रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, मेरे पास मैं अपने राइटिंग टैलेंट को ज्यादा यूज नहीं कर सकता, बट आई शुड वेट फॉर गॉड्स नेक्स्ट ऑर्डर ताकि मैं गॉड को फिर से सर्व कर सकूं। ओके, सो ये है आपकी जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम पे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम, स्वामी विवेकानंद जी की द कप। इस पोएम में कोई आपको पर्टिकुलर स्कीम या कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला, क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा में 6 लाइंस हैं, सेकंड स्टैंजा में 5 लाइंस हैं, एंड इसमें फिर से 5 लाइंस आ गई हैं। तो ना ही इसकी कोई राइमिंग स्कीम है, ना ही कोई स्ट्रक्चर है, बस इतना कह सकते हैं कि इसमें 3 स्टैंजास हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द कप नाम है, एंड ये कप जो है ये हमारी ह्यूमन लाइफ या स्ट्रगल को बता रहा है, जो एक हमारी जो लाइफ होती है, लाइफ जो पाथ लाइफ में हम फॉलो कर रहे होते हैं उसको कहा गया है, लाइफ या पाथ ऑफ लाइफ को। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। सीधा चलते हैं हमारी पोएम पे। इस पोएम में आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, सिर्फ तीन स्टैंजास हैं, इतना हम कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा में 6 लाइन्स है, सेकंड में 5 है, एंड उसके बाद फिर से 5 है। ना ही कोई स्ट्रक्चर है, ना ही कोई राइमिंग स्कीम है, बस 3 स्टैंजास में इन्होंने लिखी है। एंड इसमें जो है द कप, जो पोएम का टाइटल भी है, उसका मतलब या तो ह्यूमन लाइफ आप ले सकते हैं रेफरेंस, या तो द पाथ ऑफ ह्यूमन लाइफ। द कप जो है वो लाइफ को कहा गया है, एंड द डार्क ड्रिंक्स या डार्क ड्रिंक जो कहा गया है वो पाथ ऑफ या जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको कहा गया है। पोएम पे चलते हैं। दिस इज योर कप, द कप असाइंड टू यू फ्रॉम द बिगनिंग, nay my child, I know how much of that dark drink is yours own brew of fault and passion ages long ago in the deep years of yesterday I know। So आप कह सकते हो ये गॉड आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि
आपकी जो लाइफ है या आपकी जो पाथ है, जो भी आपकी लाइफ में सफरिंग्स आ रही हैं, वो आपकी ओन डूइंग की वजह से है। एंड ये जो आपको लाइफ मिल रही है या लाइफ पाथ जो आपको मिल रहा है, वो आपके लिए स्पेसिफिकली बना है, हर इंसान के लिए अलग अलग बनता है। सो इस पोएम में आप डेस्टिनी, फेट एंड स्पिरिचुअलिटी तक कैसे पहुंचा जा सकता है या स्पिरिचुअलिटी पे फेथ कैसे रख सकते हैं, उस पर पूरी पोएम बेस्ड रहेगी। तो कहाँ से स्टार्ट हो गया कि ये जो लाइफ है, ये जो कप है, ये आप ही को असाइन किया गया है, आप ही के लिए बनाया गया है। एंड ये स्टार्टिंग से ही डिसाइड हो गया था कि ये आप ही क्या रहेगा। एंड इसमें जो भी ड्रिंक्स आपको मिल रही हैं, जो भी डार्क ड्रिंक्स मिल रही हैं, यानी कि जो लाइफ की सफरिंग्स आपको मिल रही हैं, वो आपकी ही आपने जो कर्म किए हैं उनकी वजह से मिल रही है। एंड हो सकता है ये जो कर्म है ये आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, आपने पास्ट में या अपनी पास्ट लाइफ में जो चीजें की हैं उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है आपको इस लाइफ में, इस कप में जो है आपको सफरिंग्स मिल रही हैं, आपको डार्क ड्रिंक मिल रही है। ओके, आगे चलते हैं। दिस इज योर रोड, अ पेनफुल रोड एंड ड्रेड, I made the stones that never give you rest. I set your friend in pleasant way and clear, and he shall come like you onto my breast. But you, my child, must travel here. So इस स्टैंजा में वो क्या कह रहे हैं कि मैंने जो आपके लिए रोड बनाया, यानी कि ये जो कप मैंने आपको असाइन किया है, ये बहुत ही पेनफुल होने वाला है, बहुत ही ड्रेडफुल होने वाला है, डरावना होने वाला है। एंड आपके फ्रेंड को जो है मैंने, हो सकता है आपको लगे कि आपके फ्रेंड को मैंने एक प्लेजेंट पाथ पे भेज दिया, एक बहुत ही अच्छे पाथ पे भेज दिया, एंड आपको मैंने इतनी खराब और बुरी लाइफ, सफरिंग के साथ वाली लाइफ दे दी है। बट दोनों ही, आप और आपके फ्रेंड जो है, अल्टीमेटली मेरे ही पास आओगे, मेरे ही साथ रहोगे। एंड अभी के लिए आपको जो पाथ असाइंड हुआ है, यानी कि जो आपको कप असाइंड हुआ है, आपको उसी पाथ पे चलना है एंड उसी पाथ को ट्रैवल करना है। नेक्स्ट स्टैंजा, दिस इज योर टास्क, इट हैज नो जॉय और ग्रेस, बट इट इज नॉट मेंट फॉर एनी अदर हैंड, एंड इन माई यूनिवर्स हैथ मेजर्ड प्लेस, टेक इट, I do not bid you understand. I bid you close your eyes to see my face. So इस स्टैंजा में उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि ये जो मैंने कप असाइन किया है, ये जो रोड मैंने आपके लिए असाइन किया है, ये आपका टास्क है एंड आपको इसे कंप्लीट करना ही है। भले इस टास्क में जो है, इस रोड पे चलने में, ये ड्रिंक को पीने में आपको कोई जॉय नहीं मिल रहा, कुछ ग्रेस नहीं है, इट्स फुल ऑफ सफरिंग एंड हार्डशिप, बट आपको इसे चलना ही है। एंड आई अंडरस्टैंड कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि ये पाथ आपको क्यों मिला है, बट अभी मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि आप मुझ पे फेथ रखें एंड जो मैं कह रहा हूं उस पे आप चले। ओके, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम पे, जो कि है हेनरी एल डेरोजियो की द प्यूपिल ऑफ हिंदू कॉलेज। ये पोएम उन्होंने अपने उन स्टूडेंट्स के लिए लिखी है जिन्हें इन्होंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाया है। सो फॉर फ्यू ईयर्स अपने टेनोर में इन्होंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाया एंड उन्हीं स्टूडेंट्स को रिगार्ड करके ये पोएम उन्होंने लिखी है। अब हम सीधा चलते हैं स्टैंजा पे। एक्सपैंडिंग लाइक पेटल्स यंग फ्लावर्स, I watch the gentle opening of your minds and the sweet loosening of the spell that binds your intellect, energy and power. So यहाँ पे ये यंग फ्लावर्स या पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स जो हैं, जो उनके स्टूडेंट्स थे, यंग स्टूडेंट्स थे, उनके माइंड को या उनके जो उनका जो पर्सपेक्टिव होता है उसे कहा है। ओके, सो हाउ इज ही सेइंग दिस कि अब जो है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंड आप यंग हैं, आपके पहले जो थे आप हिंदुइज्म का या जो ओल्ड ट्रेडिशन का पूरा जो सुपरस्टिशंस थे और बाकी सारी चीजें थी, आपका दिमाग पहले उससे पूरी तरीके से बंद था। इट वॉज बाउंड विद दैट ओल्ड ट्रेडिशनल नॉलेज और इंसेस्ट्री नॉलेज। बट अब क्या हो रहा है, जब हेनरी ने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो वो धीरे धीरे एक जैसे एक फ्लावर धीरे धीरे पहले बड बनता है, धीरे धीरे उसके पेटल्स ब्लॉसम करते हैं, वैसे ही जो स्टूडेंट्स है उनका जो इंटेलेक्ट है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, वो जैसे जैसे डेरोजे उनको पढ़ाते जा रहे हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो प्रॉपर तरीके से ब्लॉसम कर रहा है, बड़ा होता जा रहा है। एंड उनकी जो इंटेलेक्ट एनर्जी है, उनका जो इंटेलेक्चुअल पावर है और चीजों को समझने का तरीका है, वो चेंज होता जा रहा है, ब्लॉसम होता जा रहा है। ओके, आगे देखते हैं। That stretch like young bird in soft summer hours, their wings to try their strength. Oh, how the winds of circumstances and freshening April showers
of early knowledge and unnumbered kind. सो इसको जो है, जो अप्रैल के टाइम पे जितनी भी बर्ड्स होती हैं, जो यंग बर्ड्स होती हैं, वो फ्लाई करना सीखती हैं. सो अब उन्होंने जो पर्सपेक्टिव जो स्टूडेंट्स का चेंज हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक और सिंबल उन्होंने यूज कर लिया है कि जो यंग बर्ड्स हैं अप्रैल के टाइम में फ्लाई करने के लिए अपने विंग्स को ओपन करती हैं एंड दे ट्राई टू जस्ट टेस्ट देयर कैपेबिलिटीज कि वो किस तरीके से फ्लाई कर पाएंगी. वैसे ही जो उनके यंग स्टूडेंट्स हैं वो यंग बर्ड्स की तरह हैं कि वो अब जो है अपनी नॉलेज को यूज करना सीख रहे हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में. वो नॉलेज को उनकी जो कैपेबिलिटीज है उन्हें वो ट्राई करेंगे एंड वो फ्यूचर में वो चेक करेंगे कि वो किस हद तक अपनी पर्सपेक्टिव्स को, अपनी नॉलेज को यूज कर सकते हैं, क्या वो उतने केपेबल है या नहीं. आगे, ऑफ न्यू परसेप्शंस शेड देयर इन्फ्लुएंस एंड हाउ यू वर्शिप ट्रुथ्स ओमनीपोटेंस. What joyous rain upon me when I see fame in the mirror of futurity. So as a teacher सबके दिमाग में होता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो. डिरोजे के भी माइंड में यही चल रहा है कि जब ये जो नया परसेप्शन उनके दिमाग में आएगा और जो पुराना परसेप्शन है वो हट जाएगा एंड ये जो नया परसेप्शन है वो उन पर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, किस तरीके से उनकी लाइफ को चेंज करेगा एंड कैसे उन्हें एक्चुअलिटी में ट्रुथ समझ में आएगा. एंड ट्रुथ का जो ओमनीपोटेंस है कि ट्रुथ हर जगह होता है, हर किसी में होता है, उसमें वो उन्हें पता चलेगा. एंड इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है उन्होंने हिंदुइज्म में जो हमारे स्टैचूज को यानी कि मूर्ति पूजन जो है उसको इनडायरेक्टली उन्होंने बोलने की कोशिश की है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो मूर्ति पूजन से हट के जो एक्चुअल ट्रुथ है कि गॉड हर जगह है एंड हर चीज में है उसे समझने की कोशिश करेंगे, ट्रुथ की ओमनीपोटेंसी को समझने की कोशिश करेंगे. एंड इसके बाद जो है जब वो ओमनीपोटेंसी समझ जाएंगे ट्रुथ की, तो उन्हें जो है वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाएंगे एंड उनका फ्यूचर जो है बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा. एंड एज अ टीचर ही इज वेरी हैप्पी, वेरी जॉयस कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो रहा है. लास्ट स्टैंजा, वीविंग द कप weaving the chaplets you have yet to gain and then I feel I have not lived in vain. तो अब उनका कहना है कि वो जो सक्सेस मेरे स्टूडेंट्स को अभी मिली नहीं है बट इन फ्यूचर मिलेगी. जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ एंड जब मेरे स्टूडेंट्स को वो सक्सेस मिल चुकी होगी, जब वो एक प्रॉपर अथॉरिटी में होंगे, अपनी लाइफ में वो कुछ कर चुके होंगे, तब मैं मान लूंगा कि मेरी जो जिंदगी थी वो किसी वो वेन में नहीं गई है, वो खराब नहीं हुई है, मैंने अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का प्रॉपर यूज किया है. ओके, तो ये रही आपकी पोयम द कप. अब हम चलते हैं डेरोजे की सेकंड पोयम पे. चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पोयम पे, हेनरी डेरोजे की द हार्प ऑफ इंडिया. स्ट्रक्चर जल्दी से देख लेते हैं. तो स्ट्रक्चर इसका लिरिकल है, लिरिक पोयम है ये एंड 3 स्टैंजास में ओवरऑल डिवाइडेड है ये. तो राइमिंग स्कीम जल्दी से देख लेते हैं. ए बी ए बी सी डी सी बी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है. अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक ले लेते हैं कि क्या ये पोयम किसके रेफरेंस में है. तो यहाँ पे जो हार्प है टाइटल में ही है द हार्प ऑफ इंडिया. द हार्प ऑफ इंडिया जो है, जो इंडियन पोएट्स थे, इंडियन राइटर्स थे, उनको कहा गया, उनको रेफर किया गया है कि कैसे जो हार्प इंडिया का था वो मेलोडियस पोएम्स और मेलोडियस राइटिंग्स लिखता था, बट ब्रिटिश रूल की वजह से अब वो मेलोडियस नहीं हो पा रहे हैं, इवन वो लिख ही नहीं रहे हैं, दे आर जस्ट डेड. सो पोएम के स्टार्टिंग के कुछ लाइंस में, 6 to 7 लाइंस में एक सैड टोन है, मेलनकली चल रही है कि राइटर्स अब नहीं रहे हैं, या जो अच्छे राइटर्स थे अब वो लिख नहीं पा रहे हैं एंड बाकी जो राइटर्स हैं वो मर चुके हैं. एंड इसके एंड की जो लाइंस है, लिरिक पोएम की जो एंड की लाइंस है, उसमें एक हल्की सी होप आई. जल्दी से चलते हैं हम पोएम पे. Why hangest thou lonely on you withered bough, unstrung forever must thou there remain. The music once was sweet who heard it now. Why thou the breeze sigh over thee in vain? Silence hath bound thee with her fatal chain. Neglected, mute and desolated art thou, like ruined monuments on desert plain. इतना ही लेते हैं. सो अब वो कह रहे हैं कि अब ऐसा क्या हो गया है कि जो इंडियन राइटर्स थे, इंडियन के जो हार्प हैं वो अनस्ट्रंग हो गए हैं, लाइक
एक हार्प होता है, एक तरीके का आप कह सकते हो, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसकी जो स्ट्रिंग्स है वो या तो टूट चुकी हैं या तो इतनी लूज हो चुकी हैं कि वो बज नहीं सकती। तो द हार्प हैज बीन अनस्ट्रंग फॉर एवर, एंड अब उसमें से कोई म्यूजिक नहीं निकल रहा। जैसे जो स्ट्रिंग होती हैं, अगर आप गिटार को ही ले लेते हो तो अगर उस पर हल्का सा भी कुछ होता है तो वो साउंड करता है। एंड हार्प बहुत लाइट होता है, अगर हवा भी तेज हवा भी चलने लगी तो आवाज करने लगता है। तो उनका कहना है कि वो हार्प की जो स्ट्रिंग्स हैं वो इतनी लूज हो चुकी हैं या टूट चुकी हैं कि अब अगर हवा भी तेज चलती है तो वो आवाज नहीं करेंगी, वो पूरी तरीके से म्यूट हो चुकी हैं। एंड दे आर बीन फॉरगॉटन एंड डिसोलेटेड, मतलब उन्हें भूल भी दिया गया है एंड उन्हें अकेला भी छोड़ दिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे एक पुराने रूइंड मॉन्यूमेंट को छोड़ देते हैं कि वो खंडहर बन जाए, उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता है, वैसे इंडियन राइटर्स की भी हालत कुछ ऐसी हो गई कि वो जो हैं, जो करंटली उस टाइम पे हैं, वो लिख नहीं पा रहे हैं सही से। एंड जो पुराने थे वो अब उनकी डेथ हो चुकी है, तो अब कोई नया है ही नहीं लिखने के लिए। Oh, many a hand more worthy far than mine, once the harmonious chords to sweeten gave, and many a dread for them did faint in twin, of flowers still blooming on minstrel's grave. Those hands are cold, but if the note divine may be by mortal wakened once again, harp by my country, let me strike the string. सिर्फ यहाँ तक एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर नीचे जाऊंगी। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पोएट्स हैं जो मुझसे अच्छा लिखते थे, बट अब क्या हो चुका है कि ब्रिटिश रूल की वजह से उनकी जो हारमोनियस म्यूजिक है, जो मेलोडियस सॉन्ग्स वो लिखते हैं या मेलोडियस पोएम्स वो लिखते हैं, अब वो लिखना बंद कर चुके हैं। एंड ये जो हाथ की कॉर्ड है वो अब बिल्कुल नहीं चल रही, वो किसी भी तरीके से कुछ लिख नहीं सकते जो कि बहुत अच्छा हो। बट ऑथर से भी अच्छे या पोएट से भी अच्छे पोएट्स अवेलेबल हैं। एंड अब क्या हो चुका है कि जैसे मैंने बोला कि जो पुराने हैं, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी डेथ हो चुकी है एंड उनके ग्रेव पे जो है अब फूल जो है वो ब्लॉसम करके हमेशा रहते हैं। लास्ट 2 लाइंस में थोड़ा सा होप आ गया है कि हो सकता है कि अब जो नए ऑथर्स आए, जो नए पोएट्स आ रहे हैं, वो उन एंसेस्ट्रल पोएट्स की, जो पुराने पोएट्स थे, उनको रिप्लेस कर सके एंड उन्हीं के मेलोडियस टोन में वो पोएम्स को लिख सके। ओके, सो ये हो गई है हमारी पोएम्स। अब हम चलते हैं आगे। चलिए अब हम चलते हैं यूनिट 4, जिसमें हमारा ड्रामास की बात हुई है। फर्स्ट ड्रामा है हमारा ट्वेल्थ नाइट बाय विलियम शेक्सपियर। सो कुछ चीजें स्पेसिफिक कर दे रही हूँ मैं कि एक कॉमेडी प्ले है, रोम कॉम है, ये एक तरीके का कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, एंड ये क्रिसमस सीजन के एंड में लिखा गया था 1601 से 1602 के बीच में। जल्दी से चलते हैं कैरेक्टर्स में। तो सबसे पहला कैरेक्टर है हमारे ड्रामा का मेन कैरेक्टर, जो कि है वियोला। ये एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं, बट एक शिपरेक में ये एक आइलैंड होता है, वहां पे आ जाती हैं। इलांड्रिया एक आइलैंड है, वहां पे ये आ जाती हैं। एंड उसके बाद ये जॉब ढूंढती हैं, बट इन्हें कहीं पे विमेन की जॉब नहीं मिल रही होती, तो ये एक मेल का डिस्गाइज ले लेती हैं एंड अपना नाम सेसेरो कर लेती हैं। एंड ये वहां का जो ड्यूक होता है और सीनियो, उनके यहाँ काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा आ जाता है वियोला, या वियोला का जो लव इंटरेस्ट है वो, जो कि है ड्यूक और सीनो। ये ड्यूक है इलांड्रिया के। ओके, एंड ही इज इन लव विथ अ वुमन नेम्ड ओलिविया। ओके, इसी से हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है ओलिविया का। ये भी एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, इलांड्रियन लेडी हैं, एंड इनके शी इज सो ब्यूटीफुल एंड सो वेल्दी कि इनके पीछे सिर्फ ड्यूक ही नहीं पड़े हुए हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा ऐसे ही आ जाता है ओलिविया का, एंड ये एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं, इलांड्रियन लेडी हैं, एंड ये इतनी ज्यादा वेल्दी हैं, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं कि इनके लव इंटरेस्ट में 3 लोग हैं। पहले तो हमारे ड्यूक हैं, इसके बाद एक कैरेक्टर हमारा सर एंड्रयूज का वो है, एंड थर्ड कैरेक्टर एक आ जाता है इनका स्टुअर्ट। ये 3 लोग जो हैं इनसे प्यार करते हैं एंड वो तीनों लोग ही इनसे रिलेशन यानी कि शादी करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है हमारा सेबास्टियन का। ये ट्विन ब्रदर हैं वियोला के। शिपरेक में ये मतलब शिपरेक में ये खो जाते हैं या वियोला से बिछड़ जाते हैं, एंड वियोला का लगता है कि
इनका भाई मर चुका है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैरेक्टर मैलवोलिया का। ये स्टुअर्ड है, हेड सर्वेंट है एंड ओलिविया को हर जगह फॉलो करता है। लाइक ओलिविया का हर एक काम अगर कुछ करना है, ओलिविया से किसी को कांटेक्ट भी करना है तो वो इनके ही थ्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर, अब आप ये समझ सकते हैं कि 16th सेंचुरी का प्ले है, तो जेस्टर का कैरेक्टर हर जगह होना है एंड इस ड्रामा में जेस्टर का कैरेक्टर है वो है फेस्टा। नेक्स्ट आ जाते हैं सर टोबी। सर टोबी जो है वो ओलिविया के अंकल है एंड ये ट्राई कर रहे होते हैं कि ओलिविया की शादी जो है इनके फ्रेंड सर एंड्रयूज से हो जाए। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा जाता है मरिया का। सो मरिया, शी इज अ वेटिंग जेंटल लेडी। वेटिंग जेंटल लेडी वो इंसान होता है, वो लेडी होती है जो अगर ओलिविया को कुछ हो जाएगा तो पूरी जो प्रॉपर्टी है एंड जो पूरी वेल्थ है वो मरिया के पास आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट आते हैं सर एंड्रयू। सर एंड्रयू अगस्टी जो है ये सर टोबी के फ्रेंड है एंड ही वांट्स टू मैरी ओलिविया, बट ओलिविया इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, ओके। लास्ट में हमारा कैरेक्टर आता है एंटोनियो का। ये वो आदमी रहता है जिसने सेबेस्टियन को बचाया होता है एंड इसमें दिखाया गया है कि कुछ हद तक दिखाया गया है, एक इम्प्लीकेशन दिया गया है, डायरेक्ट नहीं बोला गया है, एक इम्प्लीकेशन दिया गया है दैट एंटोनियो लव्स सेबेस्टियन। एंड हाँ, ये इस पूरी नॉवल में जो है थोड़ा सा पूरे ड्रामा में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा एंड कुछ हद तक होमो इरोटिक्स अट्रैक्शंस रहेंगे। हमारे ड्रामा पे कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए कि ये 5 एक्ट प्ले है एंड हर एक्ट में लगभग 5 सीन्स हैं, ठीक है। एंड ये सीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जहां पे जैसे जैसे सीन्स आती जाएंगी वैसे वैसे मैं बताती जाऊंगी। एक्ट 1 में 5 सीन्स है, तो एक्ट 1 कहाँ से शुरू हो रहा है? एक्ट 1 स्टार्ट हो रहा है इल्डारिया से, जहाँ पे ड्यूक जो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी है एंड ही इज राइटिंग अ लेटर टू ओलिविया एंड वो ट्राई कर रहे हैं कि ओलिविया को मैं वो कर लूं ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। बट ओलिविया का केस क्या है, शी सेइंग कि मेरे अभी अभी भाई की डेथ हुई है एंड आई एम गोइंग टू मून फॉर 7 years। उस टाइम पे ये होता था कि अगर घर में किसी इंपॉर्टेंट इंसान की डेथ हुई है तो जो मूर्निंग पीरियड होता था, जो रोने का टाइम होता था, वो बहुत लंबा होता था, ठीक है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है एंड वो कॉन्टिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं कि ओलिविया किसी तरीके से ओलिविया मुझे पसंद कर ले। वो बार बार उसको लव लेटर्स लिख रहे हैं, इनिशिएशंस कर रहे हैं, बट ओलिविया इज रिजेक्टिंग एवरीथिंग, ठीक है। सेकेंड सीन की बात करें तो सेकेंड सीन में हमें दिखाया जाता है वियोला का कैरेक्टर जो कि इल्डारिया के सी शोर पे है एंड वो एक शिप रेक से बह के वहां पहुंची है। एंड अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि शिप में ओलिविया का ब्रदर सेबेस्टियन भी था एंड सेबेस्टियन बह के कहीं चला गया एंड ओलिविया थिंक्स कि दैट सेबेस्टियन इज डेड। अब वहां पे ओलिविया रहती है एंड वहां पे जो है शिप का कैप्टन, ये 2 लोग बचे रहते हैं शिप के। तो ओलिविया ट्राई करती है शिप के कैप्टन से पूछने के लिए कि मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ। लाइक वो घर तो वापस नहीं जा सकती, उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो वो सोचती है कि मैं इल्डारिया में काम करके अपनी लिविंग बना लूँ। तो वो बताता है कि आप ओलिविया के यहाँ जा सकती हैं काम करने के लिए, शी इज अ वेरी वेल्दी लेडी एंड वो बहुत हेल्पफुल है। बट प्रॉब्लम ये है कि ओलिविया इज मोर्निंग एंड शी इज नॉट गोइंग टू कन्फ्रंट एनीवन। वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो किंग से बात करने के लिए नहीं तैयार है, वो आपसे भी बात नहीं करेंगी। तो अल्टीमेटली होता है कि ये ड्यूक के यहाँ, किंग के यहाँ, ड्यूक के यहाँ काम करने जाएंगी, बट एज अ वुमेन नहीं जा सकती वो, तो वो एक डिस्गाइज ले लेती हैं सेसरो का, ठीक है। एंड ये ड्यूक के यहाँ काम करने चली जाती है। ड्यूक को वियोला सेसरो, अब सेसरो का नाम चलेगा क्योंकि वो सेसरो के कैरेक्टर पे आ गई हैं, तो ड्यूक को सेसरो बहुत अच्छा लगता है, लाइक अपेयरेंस से भी, जिस तरीके से वो बातें कर रहा होता है। तो विद इन फ्यू डेज जो है सेसरो जो है ड्यूक का मैसेंजर बन जाता है एंड अब ड्यूक लेटर लिखते हैं एंड ही आस्क्स सेसरो टू डिलीवर द लेटर एंड जो भी चीजें लेटर में लिखी हुई हैं वो ओलिविया को एक्सप्लेन करनी है, लाइक रीड अलाउड करना है विथ एक्सप्रेशंस। अब सीन 3 पे आते हैं हम लोग। सीन 3 में हमें 3 नए कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। पहले तो हमारे सर टोबी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ओलिविया के घर की सीन है, वहां पे सर टोबी मिल जाते हैं हमें एंड मरिया मिल जाती है। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड उसी टाइम जो है वहां पे सर एंड्रूस भी आ जाते हैं एंड वो ट्राई कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं कि मैं ओलिविया को कैसे अपने पास कर सकता हूँ, कैसे कि वो मुझसे शादी कर ले। टोबी के बारे में आप एक चीज याद रख सकते हैं, ये मस्ती करने वाले इंसान है, थोड़ा सा रंगीन मिजाज है इनका, तो ये
ड्रिंक भी बहुत करते हैं, ये मस्ती करने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपना, एंड ये प्रैंक्स भी बहुत ज्यादा करते हैं। मरिया इनको सपोर्ट करती है टू सम एक्सटेंट, वो इनसे प्यार करती है इस वजह से। आगे चलते हैं नेक्स्ट सीन में। इस थर्ड सीन में तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया कि इन तीनों का क्या सीन है। नेक्स्ट सीन में सेसरो जो है वो ओलिविया के पास जाता है किंग का लेटर लेके, एंड ओलिविया जो है अभी भी बात करने के लिए नहीं तैयार है, बट वो दूर से देखती है सेसरो को, तो वो अपने स्टुअर्ड को कहती है कि सेसरो को मेरे पास भेजो। एंड जिस तरीके से सेसरो किंग के लेटर को ओलिविया को समझा रहा होता है, ओलिविया फॉल्स फॉर सेसरो बाय हिज लुक्स एंड बाय हिज वर्ड्स। ठीक है, पूरा लेटर हो जाता है तो ओलिविया कहती है कि नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं किंग के बारे में नहीं जानना चाहती, किंग को तुम मना कर दो। एंड सेसरो वहां से बाहर चला जाता है। फिर ओलिविया अपने पास से एक रिंग निकालती है एंड वो अपने स्टुअर्ड को कहती है कि ये रिंग भी सेसरो को दे दो, मुझे ये रिंग नहीं चाहिए। बट सेसरो ये बात समझ चुका है कि ओलिविया मुझे पसंद करने लगी है एंड ये रिंग उसने झूठ बोल के भिजवाई। नेक्स्ट सीन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सीन पे हमारा एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, वो है हमारा जेस्टर कैरेक्टर फेस्ट। एंड फेस्ट जो है काफी दिनों से छुट्टी पे रहता है, तो जब ये आता है एंड ये सबको हंसी मजाक कराने की कोशिश कर रहा होता है, तो मरिया उसको कहती है कि हंसी मजाक मत करो, ओलिविया इज मोर्निंग एंड तुम्हें फायर कर देगी। एंड उसी टाइम पे ओलिविया आ जाती है, वो डांट ही रही होती है फेस्टो को कि वो एक जेस्टर कैरेक्टर है, फनी कैरेक्टर है, एंड इस ड्रामा का सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, तो वो पूरी तरीके से सिचुएशन को अपनी फेवर में ले लेता है ओलिविया की तारीफ करके। ठीक है, तो इस पूरी सीन में यही चीज इन दोनों के बीच का पूरा कन्वर्सेशन है। अब आ जाते हैं हम हमारे एक्ट 2 पे, एक्ट 2 सीन 1। सो इसमें क्या हुआ है कि अब हमारे और नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, सेबास्टियन और एंटोनियो दोनों आ जाते हैं इसमें। एंड अब पता चलता है दैट एंटोनियो ने सेबास्टियन को बचा लिया है एंड वो उसका पूरा ध्यान रख रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके लिए हर चीज कर रहा है जो एंटोनियो को लगता है कि उसे करनी चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली सेबास्टियन कहता है कि मैं इल्डारिया जाना चाहता हूँ ताकि मैं वहां पे कुछ अपना कर सकूं, मैं घर वापस जा सकूं। तो एंटोनियो इज वांटेड इन इल्डारिया। अगर वो इल्डारिया पे आ जाता है एंड रॉयल्स को किसी तरीके से, रॉयल गार्ड्स को पता चल जाता है कि एंटोनियो आ गया है, तो उसे जेल हो जाएगी। बट स्टिल सेबास्टियन के लिए वो आ जाता है कि मैं सेबास्टियन के साथ रहूंगा, मैं सेबास्टियन को नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो यहाँ आ जाता है। ओके, सीन 2 की शुरुआत यहाँ से होती है कि मेलवोलियो जो है वो सेसरो को जो है ओलिविया के घर के बाहर देखता है एंड वही रिंग वो वापस कर देता है उन्हें। एंड अब पूरा सीन हो चुका है कि वो समझ चुकी हैं, सेसरो समझ चुका है कि ओलिविया मुझसे प्यार करती है। एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कितनी बेचारी है, लाइक वो उसे नहीं पता कि वो एक लड़की से प्यार कर रही है, एक लड़के से नहीं। ठीक है, सीन 2 पे चलते हैं। तो सीन 3 में जो है ये तीनों लोग जो है लेट नाइट ड्रिंक कर रहे होते हैं, फेस्टा मस्ती मजाक उस टाइम पे चल रहा होता है। एंड उसी टाइम पे मेलवियो वहां जाता है एंड वो सबको रोकने की कोशिश करता है कि मस्ती मजाक मत करो, ओलिविया इज मोर्निंग। तो अब ये बहुत रूड तरीके से तीनों से बात करता है, तो तीनों डिसाइड करते हैं कि हम इसे जो है मजा चखाएंगे। प्लान करती है कि वो ओलिविया की राइटिंग में एक लेटर लिखेगी मेलवियो को कि वो उससे प्यार करती है। शी प्रिटेंड्स टू बी ओलिविया टू कन्वे द मैसेज की ओलिविया मेलवियो से प्यार करती है, एंड वो ऐसा कुछ करती है। नेक्स्ट सीन आ गई, नेक्स्ट डे आ गया। अब इसमें फिर से ओरसाइनो फिर से डिस्कशन कर रहा है सेसरो से प्यार के बारे में, एंड अपनी जो फीलिंग्स होती हैं ओलिविया को लेके वो सेसरो को फिर से बता रहा है। एंड सेसरो हर चीज जानता है, तो वो फिर से समझाने की कोशिश करता है कि आपको ओलिविया को छोड़ देना चाहिए, ओलिविया इज मोर्निंग, वो नहीं आएगी आपके पास, वो आपसे शादी नहीं करेगी। ड्यूक जो है वो मानते नहीं है एंड वो चीजों को जाने देता है। एंड यहीं पे एक लाइन सेसरो कहता है कि अगर एक लड़की एक आदमी से सच में प्यार करती है तो वो उस प्यार के लिए वो कुछ भी करेगी, चाहे वो लंबे समय तक इंतजार ही क्यों ना करना हो। इधर आगे क्या होता है, फिर से सेसरो आ जाते हैं ड्यूक के कहने पे ओलिविया से मिलने के लिए। वो फिर से ओलिविया को ड्यूक की फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, बट इस बार जो है ओलिविया फिर से उनको रोक देती है एंड वो ट्राई करती है सेसरो के बारे में जानने की। एंड अब ओलिविया को पता चलता है कि सेसरो जो है वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता है। आगे चलते हैं। तो इन तीनों ने प्लान कर लिया है कि ये मालवियो के साथ एक प्रैंक करेंगे एंड वो एक लेटर मालवियो को सेंड कर देते हैं। एंड उसके बाद मालवियो पूरा अपना
वो लेटर रीड कर चुका है एंड जो जो चीजें मेंशन थी लेटर में, वो हर वो चीज कर रहा है एंड बहुत ज्यादा इसका मजाक बनता है। और लेटर में बहुत अजीब अजीब चीजें लिखी होती हैं कि ये करो वो करो, लाइक तुम येलो कलर पहनो, ओलिविया हेट्स येलो। अपना जो उसका एक गेटर टाइप का होता है शूज, स्टॉकिंग्स के ऊपर लगाया जाता है, उसको उल्टा लगाओ, क्रॉस करके लगाओ। तो सबको मरिया यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मैल्वियो जो है वो पागल हो चुका है एंड अल्टीमेटली सबको यकीन आ जाता है एंड वो उसे एक कन्फाइंड रूम में बंद कर दिया जाता है, डार्क रूम में। फिर जेस्टर जो है वो ट्राई करता है कि वो एक पास्टर बन के जाता है एंड ही ट्राइज टू कन्विंस मैल्वियो कि वो पागल हो चुका है। ठीक है, वो ट्राई कर रहा है कि मैल्वियो को कन्विंस किया जाए कि तुम पागल हो चुके हो, बट मैल्वियो इज सेन, वो सही है एंड वो कहता है कि मुझे एक पेन और पेपर दो कि मैं ओलिविया को समझा सकूं कि मैं पागल नहीं हूं, आई एम डूइंग व्हाट शी टोल्ड मी टू डू। दूसरी तरफ क्या होता है कि सेबास्टियन जो है, सेबास्टियन इल्डारिया आ चुका है एंटोनियो के साथ एंड दोनों स्प्लिट होते हैं। तुम अपना अपना अलग जाके देखो, मैं अपना अलग चीजें देखती हूँ। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि एंटोनियो ने अपना पैसे का बैग जो है वो सेबास्टियन को दे दिया होता है एंड सेबास्टियन घूम ही रहा होता है कि उसकी वो सर एंड्रूस और सर टोबी से मिलता है। अब सीन क्या हुआ है कि सबको पता चल चुका है, लाइक सर एंड्रूस और टोबी को पता चल चुका है दैट ओलिविया लाइक सेसरो। सेबास्टियन बहुत हद तक सेसरो की तरह दिख रहा होता है एंड एवरीवन assumes सेबास्टियन एज सेसरो। किसी को नहीं पता कि सेबास्टियन एक अलग इंसान है, सेसरो एक अलग इंसान है। हर कोई मान लेता है कि सेबास्टियन ही सेसरो है। तो यहाँ से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। एंड्रूस डिसाइड करते हैं कि मैं सेसरो को डोल के लिए, लड़ाई के लिए करूंगा, जो जीतेगा ओलिविया उससे शादी करेगी। तो जैसे ही सेबास्टियन, वो सेसरो समझ रहे हैं, तो जैसे ही सेबास्टियन स्लैश सेसरो उनके सामने जाता है, एंड्रयू अटैक्स सेबास्टियन। सेसरो समझ के वो सेबास्टियन को अटैक कर देते हैं, दोनों के बीच में डोल होने लगता है एंड उसी टाइम पे जो है ओलिविया आ जाती है एंड दोनों को अलग। एंड्रयू उसको कहती है तुम जाओ यहाँ से एंड वो सेबास्टियन को सेसरो समझ के अपने साथ ले जाती है एंड फिर से वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करती है, उनको अपना पूरा घर दिखाती है एंड वो उनसे शादी के लिए कहती है। अब सेबास्टियन कुछ टाइम तक सोचते हैं कि यार ये लड़की कौन है, ही डजंट नो हर, ये लड़की कौन है, इतनी वेल्दी है, इतनी अच्छी है और मुझसे प्यार भी करती है, कैसे करती है, ही इज क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। बट उसी टाइम पे ओलिविया एक पास्टर को लेके आ जाती हैं, एक प्रीस्ट को लेके आ जाती हैं शादी के लिए। पता नहीं सेबास्टियन के दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो ओलिविया से शादी कर लेते हैं। अब ये खबर जो है कि ओलिविया की शादी हो गई है, ये खबर ड्यूक तक पहुंचती है एंड ड्यूक को अभी नहीं पता कि शादी किसके साथ हुई। ड्यूक को ये पता है कि ओलिविया की शादी हो गई। तो ड्यूक अपनी पूरी टीम को लेके, सेसरो को लेके ओलिविया के घर पहुंचते हैं। सर टोबी और एंड्रूस वहां पे हैं, सेबास्टियन ऑफ ओलिविया भी वहां पे हैं। तो सबसे पहले मुलाकात होती है एंड्रूस, टोबी, सेसरो एंड किंग की, ड्यूक की। तो एंड्रूस जो है वो सेसरो पे गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने तो ओलिविया से शादी कर ली, ये है वो है। एंड उसी टाइम पे ओलिविया भी आ जाती है एंड ओलिविया ट्राइज टू प्रोटेक्ट या टू मेक द मेन सेपरेट। वो जितने भी जो मर्द हैं उनको अलग करने की कोशिश करती है कि कोई सेसरो को ना मारे एंड वो सबको फिर बताती है कि हाँ मैंने सेसरो से शादी कर ली। ड्यूक जो होते हैं उन्हें बहुत धोखा लगता है कि सेसरो मेरे साथ रह के जिस लड़की को मैं पसंद करता था उसी से उसने शादी कर ली। तो वो बहुत दुखी रहते हैं एंड अल्टीमेटली वो पहले तो सेसरो पे बहुत चिल्लाते हैं, बट उसके बाद उसे ट्रीजन का, कि तुमने देशद्रोह किया है, तुमने देश को धोखा दिया है, तुमने मुझे धोखा दिया है, इस वजह से तुम ओलिविया के साथ चले जाओ यहाँ से। एंड इस पॉइंट पे बीइंग अ मैन, अभी किसी को नहीं पता है कि सेसरो एक्चुअली एक लड़की है। बीइंग अ मैन सेसरो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है किंग के लिए, ड्यूक के लिए। एंड किंग इज वेरी कंफ्यूज कि एक लड़का मुझसे क्यों प्यार कर रहा है। उसी टाइम पे सेबास्टियन आ जाते हैं वहां पे एंड तब क्लियर होता है कि सेबास्टियन इज समवन एल्स एंड सेसरो इज समवन एल्स। सेबास्टियन को देखते ही सेबास्टियन को देखते ही सेसरो समझ जाता है कि ये मेरा भाई है एंड तब वो सबके सामने बताती है कि मैं सेसरो नहीं हूँ, मैं एक्चुअली वियोला हूँ, सेबास्टियन की सिस्टर, एंड मैं एक लड़का नहीं हूँ, मैं एक लड़की। जब वियोला का सामने आ जाता है कि हाँ वो एक लड़की है, ठीक है, इसी टाइम पे किंग जो है उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड सब आपस में खुश खुश हैं। एंड उसी टाइम पे होता है कि आप वियोला जो है वो अभी तक तो एक लड़के के आउटफिट में है, एक लड़की के आउटफिट में आ जाए। तब पता चलता है कि मालवियो का एक आदमी है, उसके पास है वियोला के कपड़े। तो मालवियो को बुलाया जाता है।
मैल्वियो जब आता है तब सबको पता चलता है कि मैल्वियो के साथ एक्चुअली क्या हुआ है, एंड मैल्वियो को सब कुछ पता चलता है किसकी शादी हो चुकी है। एंड उसी टाइम पे एक आदमी आता है, वो कहता है कि मारिया और सर टोबी ने भी शादी कर ली। तो हर किसी ने एक दूसरे से शादी कर ली है, एंड किंग जो है इन द एंड डिसाइड करते हैं कि वो वियोला से भी शादी कर लेंगे। थोड़ी कंफ्यूजिंग नॉवेल है, आप अपनी बुक को थोड़ा कंफ्यूजिंग ड्रामा है, आप बुक को प्रॉपरली रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ड्रामा पे। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हमारे लास्ट चैप्टर पे। हमारी बुक का ये लास्ट चैप्टर है, एंड हमारी बुक का ये सेकंड ड्रामा है, द ऑफिस बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सो इस ड्रामा में क्या होता है, कैरेक्टर जल्दी से देख लेते हैं। पहला कैरेक्टर है हमारा अमल का। अमल इज द मेन कैरेक्टर। ये ऑफन है, 5 to 6 years ओल्ड का बच्चा है ये, एंड इसे एक इलनेस है जिसकी वजह से ये बाहर नहीं जा सकता, सन के सामने नहीं जा सकता, एंड विंड से भी इसको थोड़ा सा बचा के रखना है, लाइक इसको कन्फाइंड रखना है एक कमरे में। नेक्स्ट इज माधव। माधव ही इज एन अडॉप्टेड फादर ऑफ अमाल, एंड अमाल जो है इन्हें अंकल कह के बुलाता है। वो फादर नहीं कहता, वो अंकल कह के इनको बुलाता है। अडॉप्टेड फादर है, एंड ही इज ट्राइंग टू सेव अमाल। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा आ जाता है जफर का, जिसको ठाकुरदा भी कहा गया है। जफर ये कलीग है माधव का, एंड ये अमाल को जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज बताता है, उसको एंटरटेन रखने की कोशिश करता है, उसको एक बहुत डिफरेंट स्टोरीज दिखाने की कोशिश करता है, इमेजिनेशन को उसके बढ़ाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सुधा का। तो सुधा एक छोटी सी बच्ची है जो कि फ्लावर सेलर की डॉटर है, एंड वो अमाल से मिलती है एंड अमाल की फ्रेंड बन जाती है, एंड वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसके लिए एक फूल लेके आएगी। द डॉक्टर, अमाल के डॉक्टर हैं, एंड ही ट्राइज टू सेव अमाल, कि अमाल को कुछ ना हो। रॉयल फिजिशियन प्ले के एंड में आया, एंड ही जब सब जवाब दे देते हैं, लाइक डॉक्टर इज लाइक अब अमाल नहीं बचेगा, अब अमाल की डेथ होगी ही होगी, तब रॉयल फिजिशियन आते हैं, एंड इनके पास कुछ स्पेशल मेडिसिन होती हैं जिसके थ्रू ये अमाल को बचाने की कोशिश करते हैं, बट ही फेल्स। डेयरी मैन, अगेन अमाल कहीं बाहर तो नहीं जा सकता, तो वो अपने घर की विंडो पे खड़ा रहता है, एंड अलग अलग लोग आते हैं, लाइक सुधा विंडो पे मिली एंड फ्रेंड बन गई, ऐसे डेयरी मैन भी आता है, विंडो पे अमाल से बात करता है, थोड़ी बहुत दोनों के बीच में बातचीत होती है, एंड वो अमाल का फ्रेंड बन जाता है। नेक्स्ट आता है वॉचमैन। वॉचमैन का भी सीन ऐसे ही है कि वॉचमैन वहां पे राउंड लगा रहा होता है, एंड वो अमाल की विंडो के पास से गुजरता है, तो अमाल वॉचमैन को रोक लेता है, वॉचमैन से बात करने लगता है। हेडमास्टर या हेडमैन, जहाँ पे अमाल रह रहा है वहां के हेडमैन है, एंड इनसे हर कोई डरता है। इस ड्रामा के स्टार्टिंग में ही हेट्स अमाल, बट इवेंचुअली ये अमाल को थोड़ा सा सिंपैथेटिक हो जाते हैं अमाल को लेकर। ड्रामा की शुरुआत हुई है, ये 3 एक्ट प्ले है, एंड ड्रामा की शुरुआत होती है कि एक क्लिनिक है जहाँ पे अमाल जो है एक ऑर्फन है, एंड वो डॉक्टर से अपना चेकअप करा रहा है, एंड चेकअप के बाद माधव डॉक्टर जो है माधव को बताते हैं कि अमाल को जो इलनेस है उसकी वजह से वो ऑटम विंड और जो टाइम चल रहा है उसमें सन के सामने नहीं जा सकता है, वरना उसकी कंडीशंस और डिग्रेड हो जाएंगे एंड ही विल डाई। तो माधव जो है वो अमाल को घर लेके आ जाते हैं, एंड अमाल इज अ काइंड ऑफ, बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, उन्हें बाहर जाना होता है, उन्हें चीजें करनी होती है, उन्हें एक जगह पे बैठा के रखना, एक कमरे में बैठा के रखना इज अ टास्क। अमाल के साथ भी सेम केस है कि वो बाहर जाना चाहता है, वो चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है, जफर उसे जो स्टोरीज बता रहा है वो एक्चुअली वो करके देखना चाहता है। सभी बच्चों में यही चीज होता है। तो काफी टाइम तक बोर होने के बाद अमाल उसके कमरे की जो विंडो होती है वहां जाके बैठ जाता है। तो सबसे पहले वहां पे एक वॉचमैन आता है, वो वॉचमैन को रोक के वॉचमैन से बात करता है कि आसपास क्या चल रहा है। तो वॉचमैन बताता है कि वहां पे एक पास में ही एक रॉयल मेल सेंटर टाइप का है, वहां पे बच्चे जो है किंग को लेटर भेज सकते हैं, स्मॉल नोट्स भेज सकते हैं, एंड किंग उनका रिप्लाई करता है। अमाल डज दैट, अमाल जो है वो किंग को एक लेटर भेजता है। फिर थोड़े टाइम बाद वॉचमैन कहता है कि अगर मुझे हेडमैन ने बात करते हुए तुमसे देख लिया तो मुझे डांटेंगे, मैं जाता हूँ। अब फिर अमाल ऐसे ही खाली वहां पे बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वहां पे जो है मिल्क मैन आता है, डेयरी मैन आता है। तो वो डेयरी मैन को रोकता है, ये डेयरी मैन नहीं है, ये आप कह सकते हो कि दूध दही बेचने वाला। तो उन्हें रोकता है, उनसे चीजें करता है, उनसे बातचीत करता है, उनसे दोस्ती कर लेता है, एंड इन द एंड डेयरी मैन जो रहता है वो अमाल को थोड़ी सी दही देता है, एंड वो प्रॉमिस करता है कि जब मैं वापस आऊंगा मैं फिर से तुम्हें दही और मलाई दूंगा, एंड इतना कह के वो चला जाता है। फिर अमाल थोड़ी देर अकेले रहता है वहां पे। अगेन थोड़े टाइम बाद वहां पे जो है पोस्टमैन आता है। अमाल पोस्टमैन से बात करने लगता है। पोस्टमैन अमाल को बहुत सारी स्टोरीज बताता है, लाइक कि वो डिफरेंट डिफरेंट जगह जाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों किस तरीके का उनका काम है वो उसके बारे में बताता है।
सो अल्टीमेटली अमाल विशेस टू बी अ पोस्टमैन, कि जैसे पोस्टमैन अलग अलग जगह घूम रहा है वैसे ही मैं भी अलग अलग जगह घूमूंगा, पूरी दुनिया देखूंगा। लाइक अभी तक तो वो कन्फाइंड रह रहा है, तो अभी तक वो कन्फाइंड रहा है इसलिए वो बाहर जाना चाह रहा है। थोड़े टाइम बाद पोस्टमैन भी चले जाते हैं, फिर वहां पे कुछ लड़के आता है, तो अमाल कहता है उनसे, उनको रोक के कि मैं तुम्हें अपने सारे खिलौने दे दूंगा, बस तुम मेरी खिड़की के सामने खेलो। तो अमाल उन्हें अपने सारे खिलौने दे देता है। लड़के जो है वो अमाल की खिड़की के सामने खेलते हैं काफी देर तक, वो उनको खेलते हुए देखता है, ठीक है। इवेंचुअली जो लड़के रहते हैं वो भी चले जाते हैं। फिर वहां पे एक छोटी सी लड़की सुधा निकलती है वहां से, एंड वो सुधा को रोकता है, वो सुधा से इंट्रोडक्शन लेता है, एंड तब उसे पता चलता है कि सुधा जो है वो एक फ्लावर सेलर की डॉटर है। तो सुधा से वो काफी सारी बातें करता है, एंड अल्टीमेटली सुधा, अब इससे पता चलता है कि सुधा जो है वो फ्लावर पिक करने जा रही है, एंड अगर वो टाइम पे नहीं पहुंची तो जितने भी फ्लावर्स जो हैं वो सूख जाएंगे, या कोई और अच्छे फ्लावर्स जो हैं वो कोई और लेके चला जाएगा। तो सुधा अमाल को प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारे लिए भी फूल लेके आऊंगी। सुधा भी चली जाती है। अब इतना सब पूरे दिन अमाल जो है वो ऐसे ही खिड़की के पास खड़ा रहता है, या खिड़की के पास ही रहता है। अब इसकी वजह से उसकी तबीयत जो है वो धीरे धीरे और खराब होने लगी। माधव की एंट्री होती है, और वो देखता है कि अमाल की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, तो वो डॉक्टर को कॉल करता है। तो डॉक्टर आता है, एंड ही सेज कि अमाल की बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई है, देयर इज अ स्लाइट चांस कि वो ना बचे। तब अमाल कहता है कि नहीं नहीं, मैं सब ठीक हूँ, मुझसे आज किंग मिलने आने वाले हैं, जल्दी ही मुझसे किंग आने वाले हैं, मैंने उन्हें लेटर भेजा है, तो हर कोई आएगा। एंड ये सारी बातें जो हो रही होते हैं ये हेडमैन सुन लेता है, तो हेडमैन आके अमाल पे बहुत चिल्लाता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। ही गेट्स इरिटेटेड, तुम्हें कुछ पता नहीं है, कोई किंग नहीं आने वाला, किंग तुम्हारे पास क्यों आएंगे, तुम्हें नहीं पता चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं। हेडमैन चिल्ला ही रहा होता है, तभी किंग का जो हेरल्ड होता है, किंग का मैसेंजर होता है, वो आता है, एंड वो मैसेज देता है कि आज रात में किंग अमाल से मिलने आएंगे, एंड अभी जो है उनका जो रॉयल फिजिशियन है वो आने वाला है अमाल की हेल्थ चेक करने के लिए, अमाल को ट्रीट करने के लिए। इतना मैसेंजर कह के जाता है, उसके थोड़ी देर बाद रॉयल फिजिशियन आता है, वो अमाल को चेक करता है, एंड जब तक वो ट्रीटमेंट कर ही रहा होता है तब तक अमाल जो है वो अपनी आंखें बंद करता है, एंड वो ही डाइज। एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा नहीं गया है दैट ही डाइज, वो एक इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन है कि हाँ उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इसी के 5 मिनट बाद सुधा आती है, एंड वो उसे लगता है कि अमाल सो रहा है, तो वो भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती, वो बस माधव से कहती है कि अमाल अमाल के कान में कह दो कि मैंने अपना वादा निभाया है, मैं आई थी एंड मैंने उसके लिए फूल दिए। बस इतना ही है आपका प्ले। सो अब आपकी बुक का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।